इन शब्दों के साथ येलो मेपल वैली के लिए जायन को अपने साथ जोड़ना लगभग असंभव था। ही छोटे भाई जायन और मैं सब परिवार ही हैं, इसलिए इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। सही कहा जाए, जब महोदया काव्यानयन को छोटे भाई के गायब होने की खबर मिली तो वे काफी चिंतित हुईं। वे मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना चाहती थीं, लेकिन बड़े भाई चेंग ने उन्हें समझाने में काफी मेहनत की। आखिरकार यहाँ मॉस्को मून सेक्ट और फ्लोइंग माइंड सेक्ट के काफी कल्टिवेटर्स मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आधिकारिक तौर पर छोटे भाई के साथ ग्रैंड डुअल कल्टिवेशन समारोह आयोजित करें, ये बेहतर होगा कि दिव्या काव्यानयन इन लोगों से न मिलें। जहां तक छोटे भाई की उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन की बात है, मैंने अन्य शिष्यों को उन्हें वापस ले जाने का निर्देश दिया है। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होने वाली है और यह वाकई बहुत खतरनाक है, लवराज ने एक आत्मीय स्वर में कहा। जब जायन ने लवराज की बात सुनी तो उसके दिमाग में मीरा पिलिंग और काव्यानयन के मिलने का दृश्य उभर आया। उसने मन ही मन गुस्से में कुछ बुड़बुड़ाया, लेकिन बाहर से उसने स्वाभाविक रूप से उनका शुक्रिया अदा किया। लवराज ने हिचकिचाते हुए कहा, छोटे भाई, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? मूल रूप से समझौते के अनुसार यदि छोटे भाई एक बार भाग लेते तो आपको आगामी लड़ाइयों में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कुछ दिन पहले जब हमने राइटियस और डेविल दाओ और 9 राष्ट्र संघ 9 नेशंस यूनियन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिकार्य व्यूह बनाने के लिए बैठक की तो किसी ने छोटे भाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चूंकि छोटे भाई एक ब्लैक रोब स्पेल वॉरियर को तत्काल मारने में सक्षम थे, तो उनकी कल्टीवेशन कलाएं निश्चित रूप से इन ब्लैक रोब्ड आदमियों को रोकने में सक्षम होंगी। नतीजतन उन सभी को उम्मीद थी कि छोटे भाई आगामी लड़ाई में भाग लेंगे। हमारे हेवनली दाओ एलायंस के प्रतिनिधियों को भी लगता है कि छोटे भाई एक महान योद्धा हैं। यदि आप भाग नहीं लेते तो यह वाकई अनुचित होगा। दूसरे शब्दों में, बेशक अगर दक्षिण आकाशखंड हेवनली साउथ वास्तव में मॉलॉन्स द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो हमारा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सैक भी ज्यादा बेहतर नहीं होगा। हालांकि गठबंधन हमारे पिछले समझौते से कैसे निपटने की योजना रहा है, ये सिर्फ बातों का मामला नहीं होगा। लवराज के आश्चर्य के विपरीत जायन ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने ठंडी मुस्कान लेकर उदासीनता से पूछा। लवराज ने कड़वा सा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। छोटे भाई के योगदान को देखते हुए कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का जासूस पकड़ने और एक ब्लैक रोब्ड आदमी को मारने में गठबंधन ने वादा किया है कि जब तक छोटे भाई लड़ाई में भाग लेने को तैयार हैं, कोई भी शर्त रखी जा सकती है। जब तक ये स्वीकार्य हो, वे मुआवजे के रूप में छोटे भाई को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जायन के चेहरे पर एक भाव आया और उसने शांत स्वर में कहा, वे मुआवजा देने को तैयार हैं। ये कहना आसान है, मैं विशिष्ट शर्तों का प्रभारी व्यक्ति के साथ चर्चा करूंगा। लवराज ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वह अच्छा है। मैं छोटे भाई को हमारे हेवनली दाओ एलायंस के प्रबंधकों से मिलवाता हूं। जब तक छोटे भाई की शर्तें बहुत अत्यधिक नहीं हैं, वे फैसला करने में सक्षम होंगे। जायन हंसा और धीरे धीरे बोला, चिंता न करें बड़े भाई लवराज, मैं अत्यधिक कीमत नहीं मांगूंगा और आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। छोटे भाई मजाक कर रहे हैं, मेरी इज्जत की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये दुर्लभ है कि वे बूढ़े लोग इतने उदार हों। जो लेना चाहिए उसे न लेना एक बर्बादी होगी। जायन को ये देखकर कि उसने उनका मतलब समझ लिया है और अपनी सीमाएं जानता है, लवराज का मन शांत हो गया, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से कुछ और कहा। जायन ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। इसके बाद लवराज ने जायन को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के शिविर से बाहर ले जाकर सीधे हेवनली दाओ एलायंस के मीटिंग हॉल की ओर ले गया। हमारा हेवनली दाओ एलायंस वर्तमान में 10 से अधिक बड़े संप्रदायों के कल्टीवेटर्स द्वारा गठित एक एल्डर्स काउंसिल द्वारा संचालित होता है और उनमें से कुछ हर 10 साल में बदल जाएंगे। बेशक 3 संप्रदायों को बदलने की जरूरत नहीं है जो हेवनली दाओ एलायंस के संस्थापक हैं, अर्थात फीनिक्स क्राई सेक्ट, एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और निहान पवेलियन। वास्तव में गठबंधन के अधिकांश मामलों का फैसला इन 3 संप्रदायों द्वारा किया जाता है। हालांकि तुलनात्मक रूप से फीनिक्स क्राई सेक्ट कुछ हद तक एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और निहान पवेलियन से मजबूत है। तियानई शहर में प्रभारी लोग फीनिक्स क्राई सेक्ट के साथ ही दावा करने वाले लॉन्गहान और फैंग बिंग हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि ये दोनों एक डुअल कल्टीवेशन जोड़े हैं जो साथ मिलकर एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर से लड़ने में सक्षम हैं। हमारा गठबंधन अन्य शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम है, यह इन दोनों की वजह से है। हालांकि अभी केवल साथी लॉन्गहान मौजूद हैं। जैसे ही एल्डर फैंग बिंग तियानई शहर पहुंची, वे तुरंत ध्यान सेक्लूजन में चली गईं। ऐसा लगता है कि वे एक गुप्त तकनीक की कल्टीवेशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई हैं। जब तक छोटे भाई जायन तियानई शहर के एल्डर्स के साथ समझौता कर लेते हैं, एल्डर्स काउंसिल इसे मंजूरी दे देगा। लॉन्गहान के अलावा अन्य 2 संप्रदायों के एल्डर्स भी वहां तैनात हैं, लवराज ने जायन को समझाया। जायन कुछ मामलों को पहले से जानता था, लेकिन बाकी बातें उसने पहली बार सुनी थीं। उसने कुछ नहीं कहा और केवल चुपचाप सिर हिलाया।
मीटिंग हॉल पश्चिमी शहर के केंद्र में स्थित था। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एक भव्य मंडप जो एक बड़े चूना पत्थर के हॉल से घिरा हुआ था, दोनों के सामने प्रकट हुआ। हॉल के बाहर खड़े कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स ने स्पष्ट रूप से ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स एक्ट के एल्डर लवराज को पहचान लिया। उनमें से एक ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, अभिवादन वरिष्ठ लवराज। क्या वरिष्ठ एल्डर्स से मिलना चाहते हैं? ये वरिष्ठ कौन हैं? लेकिन जब उसकी नजर जायन पर पड़ी, जो एक अनजान कल्टीवेटर था, तो उसके चेहरे पर हिचकिचाहट छा गई। लवराज के चेहरे का भाव अपरिवर्तित रहा और उसने उदासीनता से कहा, ये हमारे संप्रदाय के एल्डर जायन हैं। वे एल्डर लॉन्ग और अन्य लोगों से मिलना चाहते हैं। आह, तो ये वरिष्ठ जायन हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, वरिष्ठ जिन। एल्डर्स वर्तमान में साइड हॉल में कुछ चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मुझे सिर्फ सूचना देनी होगी। उस कल्टीवेटर ने आश्चर्य से जायन की ओर देखा, फिर उसका रवैया। जायन का दिल फड़क गया और उसने तुरंत समझ लिया कि यह व्यक्ति फीनिक्स क्राइस एक्ट का लौंधान था। उसकी गहन कल्टीवेशन के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर का मुकाबला करने में सक्षम था। उसने मूल रूप से सोचा था कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसकी कल्टीवेशन को कम करके आंका था। दूसरों के बोलने से पहले वह मध्यम आयु वाला पुरुष मुस्कुराया। भाई लवराज, यह आपके प्रतिष्ठित संप्रदाय के एल्डर जायन होंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। लौंधान खड़ा हुआ और मित्रवत तरीके से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जायन ने मध्यम आयु वाले पुरुष का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और मुस्कान के साथ जवाब दिया, साथ ही दावा करने वाले लौंधान, है न? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। प्रसिद्धि के मामले में हाल के कल्टीवेटर्स में से कौन इतना प्रसिद्ध है जितना कि साथी दावा करने वाले जायन? भाई जायन ने हमारे हेवनली दाओ एलायंस को काफी सम्मान दिलाया है। लौंधान के बगल में बैठे एक पीले रंग के बूढ़े ने आधा मजाक करते हुए कहा। साथी दावा करने वाले मजाक कर रहे हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जायन ने पहले ही इस बूढ़े आदमी पर ध्यान दिया था। चूंकि वह लौंधान के अलावा वहां मौजूद एकमात्र नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, वह स्वाभाविक रूप से लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। छोटे भाई जायन, ये भाई कूंग हैं, निहान पवेलियन से। इनकी हेवनली अर्थ तकनीक ने दक्षिण आकाश खंड हेवनली साउथ में कई 100 वर्षों तक धमाका किया है। पीले बूढ़े के जवाब देने से पहले लवराज ने पहल करके उनका परिचय दिया। ये सुनकर जायन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा और उसने कहा, तो यह आप ही हैं, भाई कूंग। मैंने भी आपका बहुत सम्मान किया है। जायन ने यह अपने मन के विरुद्ध नहीं कहा। निहान पवेलियन के इस कुल नाम कूंग वाले कल्टीवेटर की वास्तव में ख्याति थी और वह हेवनली दाओ एलायंस में लौंधान और उनकी पत्नी के बाद दूसरे स्थान पर था। उन दिनों ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स एक्ट के चांदी बालों वाले बूढ़े ने बार बार उनका जिक्र किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहां देखेगा। इसके बाद लवराज ने अन्य कल्टीवेटर्स का जायन से परिचय कराया। अन्य लोग तो ठीक थे, लेकिन जब उसने एंशिएंट स्वॉर्ड्स एक्ट के एल्डर का परिचय दिया, जो कुटिल दिखने वाला तियान नामक कल्टीवेटर था, तो जायन ने उस पर कुछ और नजरें डालीं। जल्द ही जायन और अन्य लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। लौंधान मंद मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, साथ ही दावा करने वाले जायन इस बार मीटिंग हॉल आए हैं, इसलिए आपको पता होगा कि गठबंधन चाहता है कि साथी दावा करने वाले जायन लड़ना जारी रखें। इस मामले की बात करते हुए हमने वास्तव में आपसे किया गया वादा तोड़ दिया है। हालांकि महान युद्ध निकट है और साथी दावा करने वाले जायन की क्षमताओं के साथ आप दक्षिण आकाश खंड के हमारे कल्टीवेटर्स के लिए वास्तव में एक बड़ी मदद हैं। हमें ऐसा करने का कोई विकल्प नहीं है। फिर भी मुआवजे के रूप में हम सामग्री और दवा की गोलियों मेडिसिन पिल्स के मामले में इसकी भरपाई कर सकते हैं। यदि साथी दावा करने वाले जायन असंतुष्ट हैं, तो हम अन्य शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। मूलतः जब तक गठबंधन कर सकता है, हम इनकार नहीं करेंगे। एक ऐसे कल्टीवेटर के रूप में जिसने लंबे समय तक हेवनली दाओ एलायंस का प्रभार संभाला था, लौंधान ने दोनों के बोलने से पहले ही जायन से माफी मांगने की पहल की। यदि जायन नाराजगी से भरा होता, तो वह इसे व्यक्त नहीं कर पाता। हालांकि जायन को पहले से ही गुस्सा नहीं था। वह मौलान दिव्य संत मौलान डिवाइन सेज से भागने में सक्षम था। भविष्य में चाहे लड़ाई कितनी भी भयंकर हो, उसके पास खुद को बचाने की पर्याप्त शक्ति होगी। चूंकि उसकी जान कोई खतरा नहीं था, इसलिए नाराज होने की कोई बात नहीं थी। इसके बजाय उसने महसूस किया कि यह एक दुर्लभ अवसर था। इस प्रकार एक क्षण की चुप्पी के बाद जायन ने स्पष्ट रूप से कहा, चूंकि भाई लॉन्ग ने ऐसा कहा है, तो निम्नलिखित लड़ाइयों में भाग लेने में कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार मैं जानता हूं कि उल्टे पक्षी के घोंसले के नीचे पूरे अंडे होने की कोई बात नहीं होती, यानी अगर आधार ही नष्ट हो गया तो क्या रहा। हालांकि मेरे पास कुछ मामले हैं जिनके लिए गठबंधन की सहायता की आवश्यकता है। मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। जायन ने ये कहते हुए एक शांत अभिव्यक्ति प्रकट की। उसे पता था कि इन बूढ़े राक्षसों के सामने कम चाले चलना बेहतर था।
सीधे होने से उसका लक्ष्य प्राप्त करना आसान था। जैसा कि अपेक्षित था, इन अनछुए शब्दों ने मौजूदा अधिकांश कल्टीवेटर्स पर एक अच्छा प्रभाव डाला। कल्टीवेटर कूंग मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से बोला, साथ ही दावा करने वाले जायन का सीधापन मेरे स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। आपकी शर्तें क्या हैं? मैं काफी जिज्ञासु हूँ। लॉन्गहान की आंखें कई बार चमकी, फिर वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अन्य लोगों ने भी जायन को घूरा, ये देखने के लिए कि वह क्या शर्तें रखता है। जायन ने शांत भाव से कहा, यह वास्तव में काफी सरल है। मैं गठबंधन की शक्ति उधार लेना चाहता हूं ताकि वे एक रिफाइनमेंट मटेरियल जमा करने में मेरी मदद करें। मैं आप साथियों से यह नहीं छिपाऊंगा, लेकिन ये सामग्री मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मैं लड़ाई से पहले इसे जमा कर सकता हूं, तो मेरे पास ब्लैक रोब स्पेल वॉरियर से निपटने का एक बड़ा मौका होगा। रिफाइनमेंट सामग्री। मौजूद सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कोई आश्चर्य नहीं जताया। उनकी बुद्धि के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि यह सामग्री बेहद दुर्लभ और खोजने में कठिन थी। अन्यथा जायन इस मौके का फायदा उठाकर ऐसी मांग नहीं करता। जायन के शब्द सुनकर किनारे पर खड़े लवराज के चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि कुछ न कुछ तो है। लॉन्गहान ने धीरे धीरे पूछा, कौन सी सामग्री? साथ ही दावा करने वाले जायन, कृपया बताएं। मुझे जादुई खजाने मैजिक ट्रेजर्स को परिष्कृत करने के लिए कुछ स्वर्ण रस ऑरिक एसेंस की आवश्यकता है, और जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। हालांकि चिंता न करें साथियों, मैं इस स्वर्ण रस का बदला समकक्ष मूल्य वाली किसी चीज से दूंगा। मैं यह मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ। मुझे बस गठबंधन की मदद चाहिए, उन्हें एकत्र करने या पता लगाने में कि वे कहाँ हैं, जायन ने शांति से कहा। जायन कभी भी ऑरेट स्वॉर्ड गठन ऑरेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ण रस की बड़ी मात्रा प्राप्त नहीं कर पाया था। ये हमेशा जायन के लिए सिर दर्द रहा था। अब जब उसे यह अवसर मिला था, तो उसे स्वाभाविक रूप से इसका पूरा उपयोग करना था। स्वर्ण रस ऑरिक एसेंस में जब सभी ने सामग्री का स्वर्ण अमृत ऑरिक एसेंस जब सभी ने सामग्री का नाम सुना, तो वे अपने आश्चर्य को नहीं छिपा सके। ये लोग प्रसिद्ध तीक्ष्ण सोने के खजाने ट्रेजर ऑफ शार्प गोल्ड को कैसे नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने पहले से ही इसकी अपेक्षा की थी, लेकिन जब जायन ने ऐसी अद्भुत खजाने का जिक्र किया, तो मौजूदा लोगों में से अधिकांश अभी भी दंग रह गए। बूढ़े आदमी कूंग ओल्ड मैन क्वैंग ने अपना चेहरा तोड़ते हुए पूछा, साथी जायन, आप किस प्रकार का जादुई खजाना मैजिक ट्रेजर परिष्कृत करना चाहते हैं? स्वर्ण अमृत जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर। साधारण जादुई खजानों में इसे थोड़ा सा मिलाने से ही उनकी शक्ति बढ़ जाती है। भले ही आप इसे ज्यादा मिलाएं, प्रभाव में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। चिंता न करें, मुझे ये स्वाभाविक रूप से पता है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या गठबंधन इसकी एक निश्चित मात्रा इकट्ठा कर सकता है? जायन ने शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा। लॉन्गहान ने एक सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि साथी जायन समकक्ष विनिमय इक्विवेलेंट एक्सचेंज करने को तैयार हैं, तो हमारे लिए आपकी इस सामग्री को इकट्ठा करने और पूछताछ करने में मदद करना असंभव नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि साथी जायन को इसकी बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। भले ही हमें कुछ सुराग मिले, इसका मालिक इसे एक खजाना मानेगा और इसे गुप्त रखेगा। हमारे लिए इसका पता लगाना अच्छा नहीं होगा, अन्यथा नीलामी में इसके और टुकड़े प्रकट हो चुके होते। ये सुनकर जायन का मन भारी हो गया। उसने दूसरे पक्ष के शब्दों पर स्वाभाविक रूप से विचार कर लिया था। हालांकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर दक्षिणी आकाश क्षेत्र हेवनली साउथ के लोग वास्तव में इतना स्वर्ण अमृत खोजने में असमर्थ थे, तो क्या उसे किंवदंतियों वाले महान साम्राज्यों ग्रेट एम्पायर या स्वर्गीय रेत महाद्वीप हेवनली सैंड कॉन्टिनेंट जैसे अन्य स्थानों पर जाना पड़ेगा? लेकिन फिर चूंकि महान जिन ग्रेट जिन दक्षिणी आकाश क्षेत्र से 10 गुना बड़ा था, वह शायद इतना स्वर्ण अमृत पा सके। इसके अलावा वह छाया क्षेत्र अम्बर रेल्म से प्राप्त एक हड्डी का डिब्बा ले जा रहा था, जिसमें आत्मा वशीकरण ताबीज स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मन की परिष्करण विधि दर्ज थी। अगर वह महान जिन जाता, तो उसे स्वाभाविक रूप से इस वस्तु को स्वर्गीय ताबीज संप्रदाय हेवनली टैलिस्मन सेक्ट को वापस करना होगा। जायन ने जब ये सोचा, तो वह निराश महसूस करने लगा। जायन की हिचकिचाहट देखकर लुलुओ ने उसे समझाने में मदद नहीं की। छोटे भाई जायन, चलो शर्तें बदल दें। स्वर्ण अमृत ऐसी चीज है जो केवल भाग्य से ही मिल सकती है। जायन ने ये सुनकर अनजाने में अपना चेहरा तोड़ लिया। एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और बोला, फिर भी स्वर्ण अमृत मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही मेरी संभावना कम हो, मैं फिर भी आशा करता हूं कि गठबंधन इस मामले पर सहमत होगा। ये कहते हुए जायन का चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया। चूंकि साथी जायन इतने आग्रही हैं, हम गठबंधन के शिष्यों को इस मामले को पूरी कोशिश से संभालने का निर्देश देंगे। हालांकि उस समय हमें शायद स्वर्ण अमृत का एक भी टुकड़ा न मिले। साथी जायन, कृपया पछताएं नहीं। लॉन्गहान को लगा कि जायन ने अपना मन बना लिया है और उसने और कुछ नहीं कहा। अंत में उसने सहमति में सिर हिलाया।
आखिरकार हेवनली डाओ अलायंस जैसे बड़े गुट के लिए ये केवल गठबंधन के निम्न श्रेणी के शिष्यों को दोहराने और इस जानकारी पर अधिक ध्यान देने का मामला था। यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। बूढ़े आदमी कुंग और अन्य खेतीबों की स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि लॉन्डहान और अन्य लोगों को लगा कि यह मुआवजा थोड़ा जल्दबाजी भरा था। उन्होंने तुरंत लगभग 100 मध्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का एक थैला दूसरे मुआवजे के रूप में निकाला। जायन मुस्कुराया और बिना हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। हॉल में खेतीबर इसे देखकर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। तुरंत हेवनली डाओ अलायंस के सदस्यों ने साइड हॉल में कुछ देर तक चर्चा की। उनमें से लॉन्डहान और उनके साथियों ने पीले ड्रैगन पर्वत येलो ड्रैगन माउंटेन की लड़ाई के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने अचानक प्रकट हुए काले वस्त्रधारी आदमी और मौलान दिव्य ऋषि डिवाइन सेज मौलान की दिव्य क्षमताओं पर भी विशेष ध्यान दिया। जायन ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की और जो कुछ हुआ था उसे बयान कर दिया। बेशक उसने अपनी खेती कलाओं या जादुई खजानों से संबंधित कुछ भी नहीं बताया। लॉन्डहान और अन्य लोग खेतीबों के निषेध का उल्लंघन नहीं करेंगे और जायन की खेती तकनीकों के बारे में नहीं पूछेंगे। हालांकि जब उसने सुना कि जायन ने उल्लेख किया कि वे काले वस्त्रधारी पुरुष देवता या भूत नहीं थे बल्कि राक्षसी खेतीबर थे जिन्होंने किसी प्रकार की राक्षसी तकनीक का अभ्यास किया था, तो लॉन्डहान के भौहें उछल पड़ीं। इस तरह जायन यहां आधे दिन तक रहा और अंत में प्रस्थान किया। जैसे ही लू लुओ और जायन हॉल से बाहर निकले, एक ध्वनि संचरण ताबीज वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मन लू लुओ के हाथ में उड़ाया। लू लुओ ने इसे पढ़ने के बाद उसने जायन की ओर कड़वा स्मित हास्य किया और कहा, मेरे पास कुछ तत्काल मामलों को निपटाना है, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। छोटे भाई जायन, आप तियानी शहर टियनी सिटी में अकेले घूम सकते हैं। चलो आज रात अच्छी बातचीत करते हैं। बड़े भाई लू, अगर आपके पास कोई काम है तो जाए। मैं बस इस शहर को अकेले देखने की सोच रहा था। जायन ने लू लुओ के मित्रवत इशारे पर दयालुता से मुस्कुराया। इस प्रकार लू लुओ को राहत मिली। मुट्ठी बांधने के बाद वह जल्दी से जायन के पास से चला गया और प्रकाश की एक किरण के रूप में दूर उड़ गया। ऐसा लगता था कि यह वास्तव में कोई महत्वपूर्ण काम था। जायन ने लू लुओ के जाते हुए आकृति को देखा और सिर हिलाया। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आसमान की ओर देखते हुए जायन ने एक पल के लिए सोचा और केंद्रीय क्षेत्र की ओर चल पड़ा। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद जायन की नजर अचानक टिमटिमाई और वह रुक गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर एक पास के गली की ओर देखा। व्हाइट फीनिक्स पीक की सॉन्ग नाम की महिला वहां एक हिचकिचाहट भरे भाव के साथ खड़ी थी, अपने लाल होठों को दांतों से काट रही थी। जायन ने पलकें झपकाईं और महिला की ओर हाथ हिलाया। खेतीबर सॉन्ग ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर आकर्षक ढंग से आ गई। अभिवादन मार्शल अंकल जायन। सुंदर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की महिला खेतीबर ने एक मधुर आवाज में आदरपूर्वक बुलाया। आप यहाँ कितने समय से इंतजार कर रही हैं? जायन ने महिला के सुंदर चेहरे को घूरते हुए अपने हाथ पीछे किए शांत भाव से पूछा। सॉन्ग नाम की महिला ने सिर झुकाया और धीरे से उत्तर दिया, ये पहले ही 2 घंटे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मुझे कुछ बताना चाहती हैं। हालांकि ये बात करने की जगह नहीं है। मेरे पीछे आइए। जायन ने इधर उधर देखा और ठंडे स्वर में कहा। उसके बाद जायन महिला के जवाब का इंतजार नहीं किया और शांत भाव से दूर चला गया। खेतीबर सॉन्ग का भाव एक पल के लिए बदला और फिर वह उसके पीछे चल पड़ी। ... क्या है, बताए। जायन ने महिला को पास के एक सुनसान स्थान पर ले गया और फिर मुड़कर शांत भाव से पूछा। यह इस प्रकार है, किसी ने मुझे मार्शल अंकल को एक पत्र देने के लिए कहा है। वह मार्शल अंकल से मिलना भी चाहती हैं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद सॉन्ग नाम की महिला ने अपनी जेब से एक जेड स्लिप निकाली और दोनों हाथों से जायन को दी। एक पत्र। जायन की आंखों में आश्चर्य दिखा। वस्तु पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से देखने के बाद उसने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को इसमें नहीं डुबोया। इसके बजाय उसने महिला के सुंदर चेहरे को घूरते हुए पूछा, आपने ये किसे दी है? आप तो जानती होंगी, यह मेरी एक अच्छी मित्र हैं। उन्होंने कहा कि वे मार्शल अंकल को जानती हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे यह आपको देने को कहा। जेड स्लिप सौंपने के बाद महिला का चेहरा शांत हो गया। वह मुझे जानती है। जायन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसका चेहरा बदल गया। सिर झुकाकर एक पल सोचने के बाद उसने जेड स्लिप को अपने माथे पर रखा और उसका चेहरा भावशून्य हो गया। एक क्षण बाद जायन के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति आई। उसने जेड स्लिप को अपने माथे से हटाया, सॉन्ग नाम की महिला को देखा और धीरे स्वर में पूछा, वे कहाँ हैं? मुझे वहां ले चलिए। मार्शल अंकल, आप वास्तव में मेरी इस अच्छी मित्र को जानते हैं। इस बार खेतीबर सॉन्ग की बारी थी आश्चर्य से पलके झपकाने की। बिल्कुल सही, हम दोस्त माने जा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल भतीजी सॉन्ग उन्हें जानती होंगी। जायन का चेहरा सामान्य था क्योंकि उसने गैर प्रतिबद्ध तरीके से कहा,
खेती सॉन्ग के उत्साह में वृद्धि हुई और वह मीठे स्मित हास्य के साथ बोली, मैं पिछले 2 वर्षों में ही इस अच्छी मित्र से परिचित हुई हूँ। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह मजाक कर रही थी जब उन्होंने कहा कि वे मार्शल अंकल को जानती हैं। मुझे नहीं पता था कि यह सच है। मैंने उन्हें शहर के बाहर एक निर्जन क्षेत्र में ठहराया है। मैं मार्शल अंकल को वहां ले चलती हूँ। जायन और महिला एक के बाद एक शहर के फाटक की ओर उड़ान भरी। तियानी शहर छोड़ने के बाद जायन सॉन्ग नाम की महिला के मार्गदर्शन में शहर के दक्षिण की ओर उड़ा। कई दर्जन किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद वे एक छोटी सुनसान घाटी में पहुंचे। कई दर्जन किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद वे एक छोटी सुनसान घाटी में पहुंचे। घाटी के प्रवेश द्वार पर दूधिया सफेद कोहरे की एक परत थी, जिसे एक छोटी छिपाने की तकनीक कंसीलमेंट टेक्निक से ढका गया था। खेती सॉन्ग ने चुपचाप अपना हाथ उठाया और उसकी पकड़ में एक आदेश पदक कमांड मेडालियन प्रकट हुआ। लाल प्रकाश की एक किरण सफेद कोहरे में प्रवेश करी, जिससे वह उबलने लगा और धीरे धीरे साफ हो गया, जिससे एक हरा भरा मार्ग प्रकट हुआ। मार्शल अंकल, कृपया। इस महिला ने आदर के साथ जायन को पहले जाने दिया। जायन की वर्तमान आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस के साथ घाटी में प्रवेश करने से पहले उसने पहले ही अंदर की स्थिति देख ली थी। उसके चेहरे पर एक मध्यम मुस्कान आ गई क्योंकि वह उस छोटे मार्ग पर चलने लगा। ये छोटी और सुंदर घाटी आकार में केवल 1000 फीट से अधिक लंबी थी और घाटी में केवल कुछ छोटी पत्थर की इमारतें थीं। ये स्पष्ट था कि यह केवल एक अस्थायी निवास था। हालांकि निकट का क्षेत्र पूरी तरह से साफ था। वहां कोई खरपतवार या ऐसी कोई चीज नहीं थी। शायद सॉन्ग यू के आगमन ने पत्थर के कमरे में लोगों को जगा दिया था। एक पल में पीले वस्त्र येलो रोब्स में एक सुंदर महिला एक पत्थर के कमरे के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। जब इस महिला ने जायन को सामने चलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक जटिल भाव प्रकट हुआ। एक पल हिचकिचाने के बाद वह आगे बढ़ी और जायन को एक प्रणाम किया। उसने अपना मुंह खोला और बोली, मीनल कौर वरिष्ठ जायन को प्रणाम करती है। नासेंट सोल चरण तक पहुंचने के लिए बधाई। महिला की आवाज सुरुचिपूर्ण और कानों को सुखद थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अवर्णनीय शिकायत का भाव था। जायन ने ये सुनकर अपने चेहरे पर एक असहज अभिव्यक्ति ला दी। एक कड़वा स्मित हास्य करने के बाद उसने धीरे धीरे कहा, महोदया मीनल, हमारी आखिरी मुलाकात के कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आप अभी भी उतनी ही सुंदर हैं। इसके अलावा आपकी खेती से लगता है कि आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण के शिखर तक पहुंचने वाली हैं। जल्द ही आप फॉल्स कोर्ट चरण में प्रवेश करेंगी। आत्मा प्रज्वलन फल और भाग्य गोली स्पिरिट किंडल फ्रूट एंड फेट पिल। जायन के सामने प्रकट होने वाली यह सुंदर महिला मीनल कौर थी, जो जायन के साथ दक्षिणी आकाश क्षेत्र हेवनली साउथ आई थी। कुछ वर्षों पहले की तुलना में उसका स्वरूप और भी अधिक आकर्षक हो गया था। मीनल कौर के चेहरे की शिकायत का भाव गायब हो गया और उसके स्थान पर एक आदरणीय अभिव्यक्ति प्रकट हो गई। ये सब वरिष्ठ की दया के कारण है कि मैं अपनी वर्तमान खेती तक पहुंच सकी। अब जबकि जायन नासेंट सोल चरण में था, उसका दर्जा पहले से भी अधिक असाधारण था। बहन मीनल, क्या साथी जियारा लिन अंदर हैं? इस क्षण सॉन्ग नाम की महिला जायन के पीछे से बाहर आए और स्नेहपूर्वक पुकारा। जायन इससे चौंक गया क्योंकि उसने इस महिला का आकलन किया। मीनल कौर ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और खेद व्यक्त करते हुए कहा, वरिष्ठ सॉन्ग, बड़ी बहन जियारा वर्तमान में अपने कमरे में खेती कर रही हैं, लेकिन वे जल्द ही अपनी खेती पूरी करेंगी। कृपया मेरे कमरे में बैठें। जायन ने इसे सुनकर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को कमरे पर से गुजारा। एक अन्य पत्थर के कमरे में वाकई कोई व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था। आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची ऊपर नीचे उठ रही थी। वह वाकई अपनी खेती से वापस आ रही थीं। इस प्रकार मीनल कौर के विनम्र आग्रह के तहत जायन और सॉन्ग नाम की महिला पत्थर के घर में प्रवेश करके बैठ गए। इसके बाद मीनल कौर ने आज्ञाकारी होकर दोनों के लिए एक कप जीवनी चाय स्पिरिट टी बनाई। महोदया मीनल, इन वर्षों में आप और महोदया जियारा कहाँ खेती कर रही थीं? क्या ऐसा है कि आप किसी संप्रदाय सेक्ट में शामिल नहीं हुई? जायन ने अपने कप में से जीवनी चाय का एक घूंट लिया और शांत भाव से पूछा। मीनल कौर जायन के पास खड़ी रहीं और धीरे से उत्तर दिया, बहन जियारा और मैंने इससे पहले इस पर चर्चा की है। हम दक्षिणी आकाश क्षेत्र के विभिन्न बड़े संप्रदायों का निरीक्षण करने जा रही हैं और अपनी खेती को स्थिर होने तक प्रतीक्षा करेंगी, इससे पहले कि हम किसी संप्रदाय में शामिल होने पर विचार करें। इसीलिए हमने पिछले कुछ वर्षों से इधर उधर झांकना जारी रखा है। आखिरकार दक्षिणी आकाश क्षेत्र की स्थिति हमारी जगह से भी ज्यादा अराजक लगती है। ये देखकर कि मीनल कौर ने सॉन्ग नाम की महिला के सामने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह एक विदेशी खेतीबा थी, जायन थोड़ा चकित हुआ और उसने समझ लिया कि उसकी मार्शल भतीजी सॉन्ग को शायद तारामंडल सागर स्कैटर्ड स्टासीज के बारे में कुछ जानकारी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका जियारा के साथ अच्छा संबंध था। हालांकि
मीनल कौर के सौम्य और ईमानदार स्वरूप को देखकर जायन ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और उससे आगे कुछ नहीं पूछा। उसने केवल अपना सिर मुड़कर उस महिला की ओर देखा जो दूसरी तरफ खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, इस बार आप अचानक मुझे खोजने नहीं आई हैं, ज़ियारा की तरफ से, केवल इसलिए कि आप चाहती थीं कि मैं अपने अच्छे मित्र से मिलूं, है ना? अन्यथा मार्शल भतीजी सॉन्ग पत्र देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों महसूस करती? मार्शल अंकल, मैं। जब सॉन्ग नाम की महिला ने ये सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह रुक रुक कर बोली। मीनल कौर के चेहरे पर भी शर्म के भाव आए। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, तभी कमरे के बाहर अचानक एक महिला की हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। भाई जायन, अपनी 2 छोटी बहनों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये ज्यादातर मेरी ही वजह थी कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे पर सफेद वस्त्र पहने एक परी जैसी दिखने वाली महिला प्रकट हुई। इस महिला का स्वरूप मंत्रमुग्ध करने वाला था और उसकी हरकतें मोहक थीं। ज़ियारा लिन आकर्षक ढंग से कमरे में प्रवेश करी और अपने होठों को मुस्कान में बंद करते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भाई जायन को वरिष्ठ कहना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि भाई जायन कहना ज्यादा उचित है। आखिरकार आप मुझसे बड़े भी नहीं हो सकते। भाई जायन को परवाह नहीं करनी चाहिए। स्वर्गीय शून्य हॉल, हेवन वॉइड हॉल, छाया क्षेत्र, अम्बर रेल्म और कई अन्य चीजों का अनुभव जायन के साथ करने के बाद और अनंत समुद्र पर कुछ समय एक साथ बिताने के बाद इस महिला और जायन अब अनजान नहीं लग रहे थे। अब वह जायन को एक करीबी मित्र मानती थी। जायन ने ये सुनकर उस महिला का आकलन किया। अपने वर्तमान नासेंट सोल खेती आधार के साथ भी जब उसने ज़ियारा के वास्तविक स्वरूप को देखा तो उसका हृदय थर्रा गया। वह खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सका। शायद प्राचीन पुस्तकों में वर्णित वह स्त्री जो किसी देश का पतन करा सकती है, ऐसी ही अद्वितीय सुंदरता को ही संदर्भित करती थी। वास्तव में काव्य नयन जो उसके दिल में अप्रतिस्थापनीय थी, भी इस महिला की तुलना में थोड़ी कम थीं। बेशक काव्य नयन का ठंडा स्वभाव और इस महिला का आकर्षण 2 अलग अलग प्रकार के आकर्षण थे। आप मुझे जो भी बुलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर महोदया ज़ियारा अपने वास्तविक स्वरूप में इस घाटी से बाहर चली जाएं, तो मुझे डर है कि इससे तुरंत दक्षिणी आकाश क्षेत्र में सनसनी फैल जाएगी। ऐसा न हो कि वे पुराने राक्षस ओल्ड मॉन्स्टर्स आपको पसंद कर लें और जबरदस्ती आपका अपहरण कर लें। जायन ने उसका मजाक उड़ाया। ज़ियारा ने बिना किसी गुस्से के मुस्कुराया। जायन की ओर अपनी आंखें घुमाने के बाद उसने सॉन्ग नाम की महिला को पुकारा। इस बार मैंने वाकई आपको परेशान किया, बहन सॉन्ग। मीनल और मैं त्यानी शहर में प्रवेश करने में वाकई असुविधाजनक महसूस कर रही हैं। ये कुछ नहीं है, मैं भी इस मामले में शामिल हूँ, इसलिए योगदान देना मेरे लिए स्वाभाविक है। महिला ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उत्तर दिया। हालांकि उसे पहले से पता था कि ज़ियारा और जायन पुराने परिचित हैं, लेकिन दोनों के बीच इतनी सहज बातचीत देखना उसकी अपेक्षाओं से परे था। हालांकि इस यात्रा के उद्देश्य पर उसे अधिक विश्वास हो गया। इस क्षण ज़ियारा ने जायन की ओर मीठी मुस्कान भेजी और धीरे से बोली, लगभग हर बार जब हम मिलते हैं, भाई जायन की खेती उस दर से बढ़ जाती है जो ज़ियारा को बहुत आश्चर्यचकित करती है। मुझे वाकई नहीं पता कि भाई जायन कैसे खेती करते हैं। इसके अलावा भाई जायन की वर्तमान प्रसिद्धि ने बहन मीनल और मेरी जुबान बंद कर दी है। अफवाह है कि भाई जायन की शक्ति मध्य नासेंट सोल खेती बसे भी अधिक है। क्या ये सच है? ये पूछने के बाद ज़ियारा ने जायन को एक हल्की मुस्कान के साथ घूरा, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में एक उम्मीद का भाव था। जायन का हृदय थर्रा गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सामने खड़ी सुंदरी को देखा और पूछा, महोदया ज़ियारा, मिलते ही आप मेरी शक्ति के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या आप थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रही हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप मुझे क्यों खोज रही हैं? मैं कुछ और चर्चा करने से पहले स्थिति को समझना चाहूंगा। जायन शांत और अनुभवी दिख रहा था। जायन की बातें सुनकर ज़ियारा ने अपनी सुंदर आंखें पलकों झपकाईं और थोड़ी शर्म के साथ कहा, मैं वाकई थोड़ी जल्दबाजी में थी। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह मामला वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मध्य नासेंट सोल खेती और उससे ऊपर के लोग ही इसमें सफल हो सकते हैं। मैं भी थोड़ी चिंतित थी। वास्तव में महत्वपूर्ण ऐसा क्या है जो आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? आप क्यों नहीं बताती? जायन की आंखें चमकी और मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसने शांति से पूछा। ज़ियारा ने एक गंभीर भाव धारण किया और कहा, लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाई जायन ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। हम वाकई साथी जायन से सहयोग की तलाश में हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। कुछ समय पहले क्या भाई जायन और कुछ अन्य नासेंट सोल विलक्षण लोग मौलान के मैदान मौलोन प्लेन्स गए थे और उन्हें मास्टर कैंकून के अवशेष मिले थे? आपको ये कैसे पता चला? इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होना चाहिए। जायन के चेहरे पर हल्का बदलाव आया और वह आश्चर्य से बोला,
मीनल कौर ने अचानक हंसते हुए कहा, हमें यह एक गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के खेतीबा से पता चला। वह व्यक्ति उस संप्रदाय के एक एल्डर का सीधा वंशज था। जब उसने अनजाने में बड़ी बहन ज़ियारा के वास्तविक स्वरूप को देखा तो वह तुरंत उन पर मोहित हो गया। क्या ऐसा कुछ था जो वह कहने को तैयार नहीं था? बेवकूफ लड़की, तुझे क्या हो गया है, क्या बकवास कर रही हो? जब ज़ियारा ने ये सुना तो उसने हल्के से थूका और उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि इन वर्षों में दोनों महिलाओं के बीच बहुत अच्छे संबंध विकसित हो गए थे। इसके बाद मीनल कौर ने आज्ञाकारी होकर दोनों के लिए एक कप जीवनी चाय स्पिरिट टी बनाई। महोदया मीनल, आप और महोदया ज़ियारा लिन इन वर्षों में कहाँ खेती कर रही थीं? क्या ऐसा है कि आप किसी संप्रदाय सेक्ट में शामिल नहीं हुई? ज़ायन ने अपने कप में से जीवनी चाय का एक घूंट लिया और शांत भाव से पूछा। मीनल कौर ज़ायन के पास खड़ी रहीं और धीरे से उत्तर दिया, बहन ज़ियारा और मैंने इससे पहले इस पर चर्चा की है। हम दक्षिणी आकाश क्षेत्र दक्षिण आकाश खंड के विभिन्न बड़े संप्रदायों का निरीक्षण करने जा रही हैं और अपनी खेती को स्थिर होने तक प्रतीक्षा करेंगी, इससे पहले कि हम किसी संप्रदाय में शामिल होने पर विचार करें। इसीलिए हमने पिछले कुछ वर्षों से इधर उधर झांकना जारी रखा है। आखिरकार दक्षिणी आकाश क्षेत्र की स्थिति हमारी जगह से भी ज्यादा अराजक लगती है। ये देखकर कि मीनल कौर ने गायक वंशीय महिला वुमन सरनेम सॉन्ग के सामने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह एक विदेशी खेतीबर्ड फॉरेन कल्टिवेटर थी, ज़ायन थोड़ा चकित हुआ और उसने समझ लिया कि उसकी मार्शल भतीजी मार्शल नेफ्यू सॉन्ग को शायद तारामंडल सागर के बारे में कुछ जानकारी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका ज़ियारा के साथ अच्छा संबंध था। हालांकि मीनल कौर के सौम्य और ईमानदार स्वरूप को देखकर ज़ायन ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और उससे आगे कुछ नहीं पूछा। उसने केवल अपना सिर मुड़कर उस महिला की ओर देखा जो दूसरी तरफ खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, इस बार आप अचानक मुझे खोजने नहीं आई हैं ज़ियारा की तरफ से, केवल इसलिए कि आप चाहती थीं कि मैं अपने अच्छे मित्र से मिलूं, है ना? अन्यथा मार्शल भतीजी सॉन्ग पत्र देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों महसूस करती? मार्शल अंकल, मैं। जब सॉन्ग नाम की महिला ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह रुक रुक कर बोली। मीनल कौर के चेहरे पर भी शर्म के भाव आए। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी तभी कमरे के बाहर अचानक एक महिला की हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। भाई ज़ायन, अपनी दो छोटी बहनों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये ज्यादातर मेरी ही वजह थी कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे पर सफेद वस्त्र पहने एक परी जैसी दिखने वाली महिला प्रकट हुई। इस महिला का स्वरूप मंत्रमुग्ध करने वाला था और उसकी हरकतें मोहक थीं। ज़ियारा लिन आकर्षक ढंग से कमरे में प्रवेश करी और अपने होठों को मुस्कान में बंद करते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भाई ज़ायन को वरिष्ठ कहना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि भाई ज़ायन कहना ज्यादा उचित है। आखिरकार आप मुझसे बड़े भी नहीं हो सकते। भाई ज़ायन को परवाह नहीं करनी चाहिए। स्वर्गीय शून्य हॉल, हेवन वॉइड हॉल, छाया क्षेत्र, अम्बर रेल्म और कई अन्य चीजों का अनुभव ज़ायन के साथ करने के बाद और अनंत समुद्र पर कुछ समय एक साथ बिताने के बाद इस महिला और ज़ायन अब अनजान नहीं लग रहे थे। अब वह ज़ायन को एक करीबी मित्र मानती थी। ज़ायन ने ये सुनकर उस महिला का आकलन किया। अपने वर्तमान नासेंट सोल खेती आधार के साथ भी जब उसने ज़ियारा के वास्तविक स्वरूप को देखा तो उसका हृदय थर्रा गया। वह खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सका। शायद प्राचीन पुस्तकों में वर्णित वह स्त्री जो किसी देश का पतन करा सकती है, ऐसी ही अद्वितीय सुंदरता को ही संदर्भित करती थी। वास्तव में काव्यानयन जो उसके दिल में अप्रतिस्थापनीय थी, भी इस महिला की तुलना में थोड़ी कम थीं। बेशक काव्यानयन का ठंडा स्वभाव और इस महिला का आकर्षण दो अलग अलग प्रकार के आकर्षण थे। आप मुझे जो भी बुलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर महोदया ज़ियारा अपने वास्तविक स्वरूप में इस घाटी से बाहर चली जाएं, तो मुझे डर है कि इससे तुरंत दक्षिणी आकाश क्षेत्र में सनसनी फैल जाएगी। ऐसा न हो कि वे पुराने राक्षस ओल्ड मॉन्स्टर्स आपको पसंद कर लें और जबरदस्ती आपका अपहरण कर लें। ज़ायन ने उसका मजाक उड़ाया। ज़ियारा ने बिना किसी गुस्से के मुस्कुराया। ज़ायन की ओर अपनी आंखें घुमाने के बाद उसने सॉन्ग नाम की महिला को पुकारा। इस बार मैंने वाकई आपको परेशान किया, बहन सॉन्ग। मीनल और मैं टियानी सिटी में प्रवेश करने में वाकई असुविधाजनक महसूस कर रही हैं। ये कुछ नहीं है, मैं भी इस मामले में शामिल हूँ, इसलिए योगदान देना मेरे लिए स्वाभाविक है। महिला ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उत्तर दिया। हालांकि उसे पहले से पता था कि ज़ियारा और ज़ायन पुराने परिचित हैं, लेकिन दोनों के बीच इतनी सहज बातचीत देखना उसकी अपेक्षाओं से परे था। हालांकि इस यात्रा के उद्देश्य पर उसे अधिक विश्वास हो गया। इस क्षण ज़ियारा ने ज़ायन की ओर मीठी मुस्कान भेजी और धीरे से बोली, लगभग हर बार जब हम मिलते हैं, भाई ज़ायन की खेती उस दर से बढ़ जाती है जो ज़ियारा को बहुत आश्चर्यचकित करती है। मुझे वाकई नहीं पता कि भाई ज़ायन कैसे खेती करते हैं।
इसके अलावा भाई जायन की वर्तमान प्रसिद्धि ने बहन मीनल और मेरी जुबान बंद कर दी है। अफवाह है कि भाई जायन की शक्ति मध्य नासेंट सोल खेती बसे भी अधिक है। क्या ये सच है? ये पूछने के बाद ज़ियारा ने जायन को एक हल्की मुस्कान के साथ घूरा, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में एक उम्मीद का भाव था। जायन का हृदय थर्रा गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सामने खड़ी सुंदरी को देखा और पूछा, महोदया ज़ियारा, मिलते ही आप मेरी शक्ति के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या आप थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रही हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप मुझे क्यों खोज रही हैं? मैं कुछ और चर्चा करने से पहले स्थिति को समझना चाहूंगा। जायन शांत और अनुभवी दिख रहा था। जायन की बातें सुनकर ज़ियारा ने अपनी सुंदर आंखें पलकों झपकाईं और थोड़ी शर्म के साथ कहा, मैं वाकई थोड़ी जल्दबाजी में थी। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह मामला वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मध्य नासेंट सोल खेतीबर और उससे ऊपर के लोग ही इसमें सफल हो सकते हैं। मैं भी थोड़ी चिंतित थी। वास्तव में महत्वपूर्ण ऐसा क्या है जो आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? आप क्यों नहीं बताती? जायन की आंखें चमकी और मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसने शांति से पूछा। ज़ियारा ने एक गंभीर भाव धारण किया और कहा, लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाई जायन ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। हम वाकई साथी जायन से सहयोग की तलाश में हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। कुछ समय पहले क्या भाई जायन और कुछ अन्य नासेंट सोल विलक्षण लोग मौलान के मैदान मौलोन प्लेन्स गए थे और उन्हें मास्टर कैंकुन के अवशेष मिले थे? आपको ये कैसे पता चला? इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होना चाहिए। जायन के चेहरे पर हल्का बदलाव आया और वह आश्चर्य से बोला। मीनल कौर ने अचानक हंसते हुए कहा, हमें यह एक गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के खेतीबर से पता चला। वह व्यक्ति उस संप्रदाय के एक एल्डर का सीधा वंशज था। जब उसने अनजाने में बड़ी बहन ज़ियारा के वास्तविक स्वरूप को देखा तो वह तुरंत उन पर मोहित हो गया। क्या ऐसा कुछ था जो वह कहने को तैयार नहीं था? बेवकूफ लड़की, तुझे क्या हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? जब ज़ियारा ने ये सुना तो उसने हल्के से थूका और उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि इन वर्षों में दोनों महिलाओं के बीच बहुत अच्छे संबंध विकसित हो गए थे। अगर यह गोस्ट स्पिरिट सेक्ट है तो उन्हें इस बारे में पता होना सामान्य है। हालांकि जब जायन ने ये सुना तो उसने सिर हिलाया और उसके चेहरे का संदेह गायब हो गया। ज़ियारा ने जायन की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई जायन नासेंट सोल चरण तक पहुंचने के बाद भी इतने सतर्क रहेंगे। मैंने अभी अभी अपना नासेंट सोल संघनित किया है और मैं अमर नहीं हूं। मुझे स्वाभाविक रूप से सावधान रहना होगा। हालांकि मैं मौलान के मैदान में खजाने की तलाश में गया था। इसका आपके यहाँ मुझे खोजने से क्या संबंध है? क्या आपने गोस्ट स्पिरिट सेक्ट से कोई रहस्य प्राप्त कर लिया है? जायन ने विचारपूर्वक पूछा। मार्शल अंकल की आंखें दीपक की तरह तेज हैं। यह मामला वास्तव में शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली में एक खजाने से संबंधित है। उस गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्य ने अनजाने में यह बात हम तीनों के सामने उजागर कर दी, इसलिए हमें इस मामले का पता चला। सॉन्ग नाम की महिला, जो जायन से थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, ने देखा कि जायन ज़ियारा और दूसरों के साथ हमेशा बहुत दयालवान रहा है। अपने मन में आने वाली अजीब भावना के कम होने के बाद वह भी बीच में बोल पड़ी। शैतान घाटी, मुझे याद है कि मास्टर कांकुन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो सुरक्षित रूप से बाहर आए थे। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट को कैसे पता होगा कि घाटी में क्या है? क्या आप लोगों को धोखा तो नहीं दिया गया है? जायन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। ज़ियारा की आंखें चमकी और उसने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय हम तीनों ने जिज्ञासावश मिलकर एक माया तकनीक अलूजन टेक्निक का उपयोग किया। उस व्यक्ति से हमने न केवल खजाने का नाम जाना बल्कि अनजाने में खजाने का अनुमानित स्थान भी प्राप्त कर लिया। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट को ये कैसे पता चला? इसके बारे में उस व्यक्ति को नहीं पता था, इसलिए हमें नहीं पता। हालांकि यह मामला सबसे अधिक संभावना में सच है। भले ही यह सच है, ऐसा कौन सा खजाना है जो आपको इतना लालची बना रहा है? यह कोई साधारण प्राचीन खजाना नहीं हो सकता है ना? जायन का चेहरा तन गया और उसने अंत में पूछा, मार्शल अंकल जायन, क्या आपने आत्मा प्रज्वलन फल स्पिरिट किंडल फ्रूट के बारे में सुना है? जायन की बातें सुनकर तीनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और सॉन्ग नाम की महिला ने गंभीरता से कहा, क्या आत्मा प्रज्वलन फल स्पिरिट किंडल फ्रूट? क्या आप सुनिश्चित हैं? वह चीज इस दुनिया में बहुत पहले विलुप्त हो चुकी है। नहीं, वह शैतानी घाटी जंगली युग से सील है। ये संभव है कि घाटी में वास्तव में ऐसी चीज मौजूद हो। हमेशा शांत रहने वाला जायन आखिरकार चौंक पड़ा। उसे यहाँ तक कहा जा सकता था कि वह थोड़ा उत्साहित भी था। ज़ियारा लिंट ने शांत रहने का पूरा प्रयास किया और बोली, ऐसा लगता है कि भाई जायन इस आत्मा फल के बारे में काफी जानते हैं। उस मामले में आपको आत्मा प्रज्वलन फल से बनी भाग्य गोली फेट पिल के बारे में भी पता होगा।
अफवाह है कि खेतीबर जीवन में केवल एक बार भाग्य गोली का सेवन कर सकते हैं और यह केवल देवता परिवर्तन चरण डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से नीचे के खेतीबों तक सीमित है। ये प्रकार की प्राचीन आत्मा गोली बाधाओं बॉटलनेक्स को तोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। कहा जाता है कि इस गोली का सेवन करने के बाद किसी की आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस को दवा की शक्ति द्वारा एक अवधि के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, जिससे व्यक्ति अगले क्षेत्र के अविश्वसनीय परिवर्तनों को पहले से अनुभव कर सकता है। हालांकि ये भावनाएं अवर्णनीय हैं और हर कोई इन्हें अलग अलग तरह से अनुभव करता है, अधिकांश खेतीबों ने अपनी बाधाओं को पार कर लिया है। ये सच है, ये कई प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है। अन्यथा ये गोली आज तक इतनी प्रसिद्ध नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गोली को परिष्कृत करने वाला मुख्य घटक आत्मा प्रज्वलन फल एक आत्मा औषधि थी जो विलुप्त युग में भी केवल भाग्य से ही मिलती थी। हालांकि गोली का नुस्खा उपलब्ध है, लेकिन प्राचीन काल से किसी ने इसे नहीं बनाया है। हालांकि खेतीबर सॉन्ग और मीनल कौर को पहले से ही इसके बारे में पता था, लेकिन गोली के जिक्र पर वे उत्साह नहीं छिपा सकी। यह मीनल कौर के लिए विशेष रूप से सच था। अगर उसके पास भाग्य गोली होती तो कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने की उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती। हालांकि इस क्षण जायन के चेहरे का उत्साह धीरे धीरे गायब हो गया और वह सोचने लगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जायन ने शांत भाव से पूछा, अगर शैतानी घाटी में यह आत्मा फल है तो गोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने मौलान के मैदानों में अन्य खजाना खोजी खेतीबों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। उन्हें जरूर मार्क्विस नैनलोंग को मारकर मास्टर कांगकुन का अवशेष हथियाना था। ये समझ में आता है। हालांकि मेरे पास अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना होगा। अन्यथा चाहे आत्मा फल कितना भी लुभावना क्यों न हो, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। जब ज़ियारा ने देखा कि जायन आत्मा प्रज्वलन फल और भाग्य गोली के बारे में सुनकर भी शांत रहने में सक्षम था, तो उसने उसके लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस की। भाई जायन, अगर आपके कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें। यह कोई छोटी बात नहीं है। शायद हमने कुछ अनदेखा कर दिया है। जायन ने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा और गंभीरता से पूछा, हालांकि मैं भी मौलान के मैदानों गया था, लेकिन आपने मुझे क्यों ढूंढा? आपको पता होना चाहिए कि मार्क्विस नैनलोंग ही सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति है जिसे शैतानी घाटी में प्रवेश करने की विधि पता होगी। या क्या आप घाटी में प्रवेश करने की कोई अन्य विधि जानती हैं? हमें स्वाभाविक रूप से पता है कि मार्क्विस नैनलोंग के पास घाटी में प्रवेश करने की विधि हो सकती है। हालांकि उसके स्वभाव और अफवाहों को देखते हुए हम उसे यह राज कैसे बता सकते थे? बहन मीनल और मैं भाई जायन पर बहुत भरोसा करती हैं। हम जानते हैं कि साथी जायन ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो लाभ के लिए अपने धर्म को भूल जाते हैं। घाटी में प्रवेश करने की विधि के संबंध में हमने उस गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्य से जाना कि गोस्ट स्पिरिट सेक्ट घाटी में प्रवेश करने की एक विधि पर शोध कर रहा है और वह पूरा होने के करीब है। हालांकि उस व्यक्ति को सटीक स्थिति नहीं पता है। फिर भी अगली बार जब शैतानी घाटी में अंतरिक्षीय विदर्थ स्पेशल तेज स्थिर होगा तो गोस्ट स्पिरिट सेक्ट निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। जब वह समय आएगा तो हमारे लिए अंदर घुसना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर आत्मा प्रज्वलन फल पाया जाता है वहां का वातावरण बेहद कठोर होता है। बिना महान योग्यता के आत्मा फल के पास पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। अगर भाई जायन को लगता है कि उनकी खेती अपर्याप्त है तो ऐसा ही रहने दें। आखिरकार भले ही हम सुरक्षित रूप से घाटी में प्रवेश कर लें, शैतानी घाटी खतरों से भरी हुई है। ये भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा कि हमें दुर्भाग्य मिलेगा या सौभाग्य। ज़ियारा ने बात पूरी करने के बाद एक हिचकिचाहट भरा भाव प्रकट किया। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के पास भी घाटी में प्रवेश का रास्ता है। ये पहली बार है जब मैंने ये सुना है। हालांकि आपके स्वर से ऐसा लगता है कि आप अभी भी सब कुछ लेकर बहुत अनिश्चित हैं और आपके पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें? शैतानी घाटी में अंतरिक्षीय और विदर के स्थिर होने में अभी भी कुछ वर्ष बाकी हैं। जब समय आएगा हम सब कुछ जांचेंगे और पुष्टि करेंगे कि घाटी में वास्तव में आत्मा प्रज्वलन फल मौजूद है। उस स्थिति में मैं भाग्य गोली के लिए स्वाभाविक रूप से जोखिम उठाऊंगा। मेरी खेती के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं कर सकता तो अन्य मध्य नासेंट सोल खेतीबों के पास भी संभवतः कोई मौका नहीं होगा। जायन ने लंबी अवधि के बाद एक लंबी सांस ली। जायन ने यह नहीं बताया कि मार्क्विस नैनलोंग ने उससे संपर्क किया था। दक्षिणी आकाश क्षेत्र के सबसे खतरनाक स्थान शैतानी घाटी के सामने आत्मा प्रज्वलन फल होने के बावजूद जायन को 2 बार सोचना पड़ा। शायद गोस्ट स्पिरिट सेक्ट की घाटी में प्रवेश करने की विधि अधिक सुरक्षित थी। अगर ऐसा था तो तीनों महिलाओं के सामने मार्क्विस नैनलोंग के मामले का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी। ये देखकर कि जायन ने इस मामले पर तुरंत सहमति नहीं दी, ज़ियारा निराश नहीं हुई। इसके विपरीत वह खुश थी। उसे पता था कि जायन के सतर्क स्वभाव के साथ ये शब्द कहने का मतलब था कि उसने वास्तव में एक वादा कर दिया था। इसके अलावा जायन के स्वर से ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सच थीं।
अब जबकि उनकी क्षमताएं वास्तव में असाधारण थीं, आत्मा प्रज्वलन फल प्राप्त करने की संभावना और भी अधिक थी। इस क्षण उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में इसका कारण यह है कि हम भाई जायन को इतनी जल्दी खोजने के लिए उतावली थी, क्योंकि हमें लगा कि अगर हमें एक सक्षम सहायक नहीं मिला तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हम व्यर्थ में कुछ नहीं करना चाहती थीं। हालांकि भाई जायन के वादे से हमें राहत मिली। भविष्य में हम विस्तार से पता लगाएंगे। आखिरकार हम बहनें भी घाटी में प्रवेश करने वाली हैं, इसलिए हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगी। क्या आप तीनों भी घाटी में प्रवेश करना चाहती हैं? ये सुनकर जायन चौंक गया और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। ज़ियारा ने एक कड़वी मुस्कान दी और असहाय भाव से कहा, भाई जायन, क्या आपको लगता है कि हम घाटी में प्रवेश करना चाहती हैं? हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में केवल आत्मा प्रज्वलन फल के अद्भुत प्रभावों का उल्लेख है। हालांकि बहुत कम रिकॉर्ड में यह उल्लेख है कि एक बार आत्मा प्रज्वलन फल को तोड़ लिया जाए तो इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसे तोड़ने के आधे दिन के भीतर इसे तुरंत एक कड़ाही में परिष्कृत रिफाइंड किया जाना चाहिए। एक बार आधे दिन से अधिक हो जाए तो फल की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। 3 दिनों के बाद यह अपनी प्रभावशीलता खो देगा। सबसे बुरी बात यह है कि आत्मा प्रज्वलन फल से निर्मित भाग्य गोली पर भी ये प्रतिबंध लागू होता है। अगर गोली का सेवन एक निश्चित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो ये भी अपनी प्रभावशीलता खो देती है। इस वजह से भले ही हमें पता है कि शैतानी घाटी ऐसी जगह नहीं है जहां हम आसानी से प्रवेश कर सके, हमें अपनी कमर कसनी पड़ी और जुआ खेलना पड़ा। आखिरकार ये 100 साल या सैकड़ों साल बाधा को तोड़ने में असमर्थ रहने से बेहतर है। आत्मा प्रज्वलन फल पर ऐसा प्रतिबंध है। मैंने कई प्राचीन रिकॉर्ड पढ़े हैं, तो मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? जायन का चेहरा तन गया। मार्शल अंकल जायन, ये हमारे सौन कबीले के पूर्वजों से प्राप्त एक गुप्त प्राचीन पुस्तक है। मैंने इसकी एक प्रति बनाई है। मार्शल अंकल इसे पढ़कर समझ जाएंगे। जायन के आश्चर्य के विपरीत सौंग नाम की महिला ने अचानक अपने भंडारण बैग स्टोरेज बैग से एक जेड स्लिप निकाली और आदर के साथ उसे प्रस्तुत किया। जायन के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक आई। उसने उस महिला को करीब से देखा और फिर सिर हिलाकर जेड स्लिप ले ली और अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस को उसमें डुबो दिया। यह एक प्राचीन पुस्तक थी जो विशेष रूप से प्राचीन आत्मा गोलियों और दवाओं का परिचय देती थी। वहां कई आत्मा दवाएं और गोली के नुस्खे थे जिनके बारे में जायन ने कभी नहीं सुना था। उसमें 9 मोड़ आत्मा जिनसेंग, निनिकल स्पिरिट जिनसेंग और संबंधित गोली के नुस्खों का भी विस्तृत उल्लेख था जो उसने बोनसेज से प्राप्त किया था। इससे जायन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपने वर्तमान ज्ञान के साथ सूचीबद्ध कई औषधीय गोलियां नासेंसोल खेतीबों के लिए बेहद उपयोगी थीं। हालांकि दर्ज गोली के अधिकांश सामग्री प्राचीन आत्मा दवाएं थीं जो केवल भाग्य से ही मिल सकती थीं, लेकिन तैयार रहना हमेशा बेहतर था। अन्यथा उसे नहीं पता होता कि भविष्य में उसे जो कोई भी आत्मा दवाएं मिल सकती हैं, उनका क्या उपयोग होगा। ऐसा लगता था कि खेती कबीलों में कुछ अच्छी वस्तुएं थीं जो बड़े खेती संप्रदायों के पास भी नहीं थीं। जायन की शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ, हालांकि जेड स्लिप में कई चीजें थीं, उसने जल्दी ही आत्मा मोमबत्ती फल स्पिरिट कैंडल फ्रूट की सामग्री ढूंढ ली। जैसा कि अपेक्षित था, इसमें आत्मा प्रज्वलन फल और भाग्य गोली के प्रतिबंधों का उल्लेख था। कुछ देर पढ़ने के बाद जायन ने अपना चेहरा तोड़ दिया। जायन ने थोड़ी देर तक इसे पढ़ने के बाद अपना चेहरा तोड़ दिया। एक क्षण बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस को वापस खींच लिया और तुरंत कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने जेड स्लिप के चिकने सतह को सहलाते हुए खुद से बड़बड़ाया। मैंने बहन ज़ियारा लिंथ से सुना है कि मार्शल अंकल जायन पिल परिष्करण पिल रिफाइनमेंट में भी बहुत निपुण हैं। ये प्राचीन पुस्तक हमारे सौन कबीले के लिए थोड़े मूल्य की है। हालांकि इसमें कई प्राचीन गोली के नुस्खे हैं, लेकिन उनमें से किसी भी मुख्य सामग्री को सौन कबीले में नहीं पाया जा सकता है। अगर मार्शल अंकल को कोई आपत्ति नहीं है तो आप इस जेड स्लिप को अपनी मदद के पुरस्कार के रूप में ले सकते हैं। सौंग नाम की महिला ने बहुत आज्ञाकारी अंदाज में कहा। जायन ये सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत गहरे अर्थ के साथ उस महिला की ओर देखा और मुस्कुराया। एक पल के विचार के बाद उसने शांत भाव से कहा, मैंने जीवन में कभी किसी का फायदा नहीं उठाया है। अगर शैतानी घाटी में वास्तव में आत्मा प्रज्वलन फल स्पिरिट किंडल फ्रूट है तो मैं भी बहुत लाभ उठाऊंगा। मैं कोई पुरस्कार नहीं मांगूंगा और मैं सबसे अधिक संभावना वहां जाऊंगा। हालांकि मुझे आपकी प्राचीन पुस्तक से कुछ उपयोग है, इसलिए मैं इसके बदले में औषधि की गोलियों की एक बोतल दूंगा जो आपकी खेती के आधार कल्टीवेशन बेस को बढ़ा सकती हैं। औषधि की गोलियों की यह बोतल आपके वर्तमान खेती आधार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये कहकर जायन ने अपनी कमर पर एक हाथ रखा और अपने भंडारण स्टोरेज पाउच से एक छोटी हरी बोतल निकाली और इसे सीधे सौन की ओर फेंक दिया। महिला ने अनजाने में बोतल पकड़ ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक हिचकिचाहट का भाव आ गया, जैसे वह जानती न हो कि क्या करना है।
जब ज़ियारा ने ये देखा तो वह मोहक ढंग से मुस्कुराई। चूंकि यह आपको दी गई है, बड़ी बहन सॉन्ग इसे रख सकती हैं। भाई ज़ायन की पिल परिष्करण तकनीकें कोई छोटी बात नहीं हैं। बोतल में औषधि की गोलियां सबसे अधिक संभावना उच्च ग्रेड के राक्षस कोर हाई ग्रेड डेमन कॉस्ट से परिष्कृत की गई हैं। ये निश्चित रूप से बहन की खेती को बढ़ने देंगी। ये सौदा काफी लाभदायक है। ज़ियारा की बातें सुनकर सॉन्ग नाम की महिला के चेहरे पर खुशी का भाव आया। ज़ायन को एक बार फिर धन्यवाद देने के बाद उसने औषधि की बोतल को सावधानीपूर्वक रख लिया। ज़ायन मुस्कुराया और जैद स्लिप को अपने पास रख लिया। ज़ायन ने एक सांस ली और गंभीरता से कहा, चूंकि आत्मा प्रज्वलन फल और भाग्य गोली फेट पिल को संरक्षित नहीं किया जा सकता, ऐसा लगता है कि हमें केवल घाटी में प्रवेश करना होगा। अगर हम केवल आत्मा फल की ओर भागते हैं और अन्य स्थानों पर लापरवाही से नहीं घुसते हैं, तो हमारे पीछे हटने की संभावना काफी अधिक होगी। हालांकि अभी के लिए आप लोग पहले भाग्य गोली की पूरक सामग्री सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें। हालांकि ये आत्मा दवाएं आत्मा प्रज्वलन फल की तरह खोजने में कठिन नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं। अन्य विवरणों के लिए हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि सब कुछ स्पष्ट न हो जाए, फिर अंतिम निर्णय लेना होगा। आखिरकार यह मामला थोड़ा दूर है। शायद जब समय आए तो हम मौलान के साथ युद्ध में हार जाएं और हम शैतानी घाटी को भूल सकते हैं। हम खेतीबर दक्षिणी आकाश क्षेत्र दक्षिण आकाश खंड में खुद को स्थापित कर पाएंगे या नहीं, यह एक और बात है। क्या वरिष्ठ ज़ायन इस जादू योद्धाओं स्पेल वॉरियर्स के साथ इस लड़ाई के बारे में आशावादी नहीं है? ज़ायन की बातें सुनकर ज़ियारा और अन्य लोग चौंक गए और मीनल कॉर्प ने संयमित तरीके से पूछा। ये कहना मुश्किल है। सतह पर हमारे हेवनली डाओ अलायंस के कई गुट एक साथ आ गए हैं और स्थानीय स्तर पर लड़ रहे हैं, इसलिए हमें मौलान गठबंधन से थोड़ी श्रेष्ठता होनी चाहिए। यहाँ तक कि हेवनली डाओ अलायंस का लॉन्गहान जोड़ा लॉन्गहा कपल मौलान के दिव्य ऋषियों डिवाइन सेजेस को दबाने में सक्षम है। हालांकि उन काले वस्त्रधारी पुरुषों की उत्पत्ति अज्ञात है। ये स्पष्ट है कि एक बाहरी गुट ने मौलान के साथ हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप किया है। अगर कुछ भी होता है तो निश्चित रूप से इन लोगों के कारण होगा, ज़ायन ने गैर प्रतिबद्ध तरीके से कहा। ज़ियारा का चेहरा गंभीर हो गया। उस मामले में इस लड़ाई का परिणाम केवल 50-50% है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संभावना अभी भी। ज़ायन की आंखें कुछ बार चमकी क्योंकि वह खुद से बड़बड़ाया और उसकी आवाज अश्रव्य हो गई। इससे तीनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। ठीक है, चलो इसके बारे में नहीं बात करते। युद्ध शुरू होने से पहले कौन निश्चित रूप से कह सकता है? आपको बस शैतानी घाटी की तैयारी करनी है। जब समय आएगा सब कुछ भाग्य पर निर्भर करेगा। कुछ चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ज़ायन ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा। उसके बाद ज़ायन ने शैतानी घाटी का फिर से जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने जिज्ञासापूर्वक पिछले कुछ वर्षों में दोनों महिलाओं के अनुभवों के बारे में पूछा। साथ ही ज़ियारा और अन्य लोग भी यह जानने में बहुत उत्सुक थे कि ज़ायन मौलान के दिव्य ऋषि के मुंह से कैसे बच निकले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसके बारे में भी बड़े चाव से पूछा। मोहक हल्की सुगंध को सूंघते हुए और 3 मनमोहक चेहरों को देखते हुए ये स्वाभाविक रूप से आंखों के लिए एक सुखद दृश्य था। समय बहुत तेजी से बीता। जब ज़ायन ने देखा कि देर हो रही है तो वह खड़ा हुआ और प्रस्थान किया। सॉन्ग नाम की महिला भी जाना चाहती थी। ज़ियारा और मीनल कौर स्वाभाविक रूप से उन्हें घाटी के प्रवेश द्वार तक ले जाने के लिए खड़ी हो गईं। जाने से पहले ज़ायन ने देखा कि मीनल कौर कई बार कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अपने लाल होठों को दांतों से काटा और कुछ नहीं बोलीं। ज़ायन का हृदय उस महिला के लाल चेहरे को देखकर थर्रा गया। फिर उसने ज़ियारा की ओर देखा, जो उसे और मीनल कौर को एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ देख रही थी। वह सहज महसूस करने से नहीं बच सका। ज़ायन ने और नहीं ठहरने की हिम्मत की। एक संक्षिप्त नमस्ते के बाद वह नीली रोशनी अजूर लाइट का एक बादल बन गया और सॉन्ग नाम की महिला को उसमें लपेटकर तियानी शहर टियनी सिटी की ओर उड़ गया। अग्नि परिवर्तन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन। रास्ते भर वहां केवल 2 लोग थे। शुरुआत में ज़ायन और सॉन्ग नाम की महिला ने ज्यादा बात नहीं की। हालांकि जब उसने दूर से तियानी शहर को देखा तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मार्शल अंकल ज़ायन, प्राचीन काल से अनगिनत नासेंट सोल खेतीबर शैतानी घाटी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। क्या हम जैसे कॉफॉर्मेशन खेतीबर वास्तव में आत्मा फल पा सकते हैं और सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं? ये सुनकर ज़ायन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी की एक चमक के साथ उसने अपनी गति धीमी कर दी और आश्चर्य के भाव के साथ उस महिला की ओर मुड़कर देखा। खेतीबर सॉन्ग का सवाल उसकी अपेक्षाओं से परे था। हालांकि एक पल की चुप्पी के बाद ज़ायन ने उदासीनता से कहा, खेती के मामले में आप स्वाभाविक रूप से उन खेतीबों से बहुत कमजोर हैं जो खजाना प्राप्त करने के लिए घाटी में प्रवेश करते हैं। घाटी में खतरे का सामना करने पर आपके जीवित रहने की संभावना उनसे कहीं अधिक कम है।
हालांकि ये भी कारण है कि वे खेतीबा घाटी में क्यों मारे गए, वह सबसे अधिक संभावना लालच के कारण था। अन्यथा इतने सारे नासेंट सोल खेतीबों का बिना किसी जीवित बचे घाटी में प्रवेश करना असंभव होता। ये सबसे अधिक संभावना इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें खजाने का लालच था और वे अधिक प्राप्त करना चाहते थे, या क्योंकि वे केवल एक आध्यात्मिक दवा स्पिरिचुअल मेडिसिन खोजना चाहते थे जो उनके जीवन को बढ़ा सके या उन्हें थोड़े समय में सफलता मिल सके। इस तरह कुछ होना बस समय की बात है। मार्शल अंकल के अनुसार अगर हम अंदर गए तो हमारे पास भी जीवित रहने की बहुत कम संभावना होगी, है ना? खेतीबा सॉन्ग के भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। अगर मेरे पास घाटी में प्रवेश करने का तरीका और एक सुरक्षित मार्ग न होता तो मैं शैतानी घाटी में प्रवेश करने पर भी विचार नहीं करता। अतीत में मास्टर कान कुन के अलावा और भी कई खेतीबा थे। अगर ये दो शर्तें न होती तो मैंने शैतानी घाटी में प्रवेश करने पर विचार भी नहीं किया होता। अन्यथा मैं खजाना नहीं ले रहा होता बल्कि आत्महत्या कर रहा होता। हालांकि आपकी खेती का आधार कम है जब तक आप लालची नहीं होते, और अगर आपको आत्मा प्रज्वलन फल का सटीक स्थान पता चल जाता है तो आप घाटी में प्रवेश करते ही सीधे आत्मा फल की ओर जा सकेंगे। अगर आपका भाग्य बहुत खराब नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आपके पास इसे प्राप्त करने का मौका होगा। बेशक शैतानी घाटी को दक्षिणी आकाश क्षेत्र के सबसे खतरनाक स्थान के रूप में जाना जाता है। चाहे आप कितना भी अच्छा तैयारी करें, आपको अंदर मरने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आत्मा प्रज्वलन फल पाना वास्तव में इतना आसान होता तो गोस्ट स्पिरिट्स एक्ट अभी तक कार्रवाई करने का इंतजार नहीं करता। वे अभी शैतानी घाटी जा रहे हैं। इसकी सबसे अधिक संभावना यह है कि उन्होंने देखा कि मार्क्विस नानलोंग ने भी घाटी में प्रवेश करने की विधि प्राप्त कर ली है। उन्हें डर है कि दूसरा पक्ष घाटी में खजाने को पहले हटा ले जाएगा, इसलिए उन्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे डर है कि घाटी में प्रवेश करने की उनकी विधि काफी खतरनाक है, जायन ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। चूंकि मार्शल अंकल ने अनुमान लगाया कि गोस्ट स्पिरिट्स एक्ट की घाटी में प्रवेश करने की विधि उचित नहीं थी, फिर भी आपने। जब सॉन्ग नाम की महिला ने जायन की बात सुनी तो उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। मैंने जियारा और अन्य लोगों के सामने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या आपने सोचा कि मेरे कोई अन्य इरादे थे? जायन मुस्कुराया और बोला, मैं साहस नहीं करूंगी। मार्शल भतीजी को मार्शल अंकल पर कोई संदेह नहीं है। खेतीबा सॉन्ग ने डर के साथ जल्दी से कहा, चिंता न करें, आपको संदेह होना सामान्य है। हालांकि मैंने ये शब्द इसलिए नहीं कहे क्योंकि मेरी कोई बुरी नीयत थी। शायद ये शब्द आपके और मीनल कॉर्ट के लिए उपयोगी हों, लेकिन जियारा लिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको ये जानना होगा कि भले ही भाग्य गोली फेट पिल अत्यंत कीमती है, लेकिन कोर फॉर्मेशन खेतीबों के लिए यह एक बर्बादी है। मीनल कौर की बात तो अलग है। अगर वह इस गोली का सेवन करती है तो उसे कोर फॉर्मेशन में प्रवेश करने की उच्च संभावना है। ये जुआ खेलने लायक है। आखिरकार कोर फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद उसके जीवन को सैकड़ों वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आप और जियारा केवल प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन चरण में हैं। आपकी प्रतिभाएं भी असाधारण हैं। भले ही आप इस गोली का सेवन न करें तो भी आप सबसे अधिक संभावना बाधा बॉटलनेक को तोड़कर मध्य कोर फॉर्मेशन चरण में प्रवेश करेंगे। इस गोली का सेवन करने से केवल आप दोनों को 100 साल का खेती का समय बचेगा। एक ओर आप 100 साल का खेती का समय बचाएंगे और दूसरी ओर आपको जोखिम उठाकर शैतानी घाटी में प्रवेश करना होगा और जीवन और मृत्यु के जाल में फंसना होगा। मुझे नहीं पता कि मार्शल भतीजी क्या चुनाव करेगी, लेकिन जियारा कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जोखिम उठाएगी। वह कोर फॉर्मेशन खेतीबा के रूप में नहीं रहना चाहती। इससे उसे खेती के लिए बहुत समय बचेगा। तो आपका मतलब यह है कि साथी जियारा नासेंट सोल खेतीबा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसीलिए वह चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, घाटी में प्रवेश करने को तैयार रहेंगी। सॉन्ग नाम की महिला ने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ बड़बड़ाया। बिल्कुल सही। जियारा के अनुभव आपके और मीनल कौर के अनुभवों से थोड़े अलग हैं। उसे कई बार शक्तिशाली खेतीबों द्वारा धमकाया गया था और यहाँ तक कि वह संप्रदाय भी जो उसकी मां ने उसे सौंपा था, अन्य शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हालांकि बाद में वह बच निकली और उसने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं धीरे धीरे महसूस कर सकता हूं कि शक्ति के प्रति उसकी लालसा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। जायन ने सिर उठाया और दूर सूरज की लाल शाम को देखते हुए अतीत को याद किया। फिर सॉन्ग नाम की महिला के दंग रहे नजारे के तहत जायन के शब्द ऐसे लगे मानो उसकी आवाज और ऊंची हो गई हो। उसने एक पल के लिए रुककर फिर से बोला, अगर घाटी में वास्तव में आत्मा प्रज्वलन फल स्पिरिट किंडल फ्रूट है तो मैं सबसे अधिक संभावना जोखिम उठाऊंगा। आखिरकार नासेंट सोल चरण तक पहुंचने के बाद एक और स्तर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। अगर मैंने इस अवसर को नहीं पकड़ा तो मुझे शायद जीवन भर प्रारंभिक नासेंट सोल चरण में फंसकर मरना पड़ सकता है। हालांकि शैतानी घाटी की यह यात्रा अनिवार्य नहीं है। मैं व्यर्थ की बातों में अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता।
जब हमें वास्तव में शैतानी घाटी जाना होगा तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको इस यात्रा के खतरों पर फिर से जोर दूंगा और गोस्ट स्पिरिट्स एक्ट की घाटी में प्रवेश करने की विधि में संभावित खामियों की ओर इशारा करूंगा। हालांकि ये केवल मेरा अनुमान है। शायद गोस्ट स्पिरिट्स एक्ट ने मास्टर कैंकुन की तुलना में घाटी में प्रवेश करने की विधि पर अधिक गहन शोध की है। यह असंभव नहीं है। ये भी एक कारण है कि मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा। सॉन्ग नाम की महिला ये सुनकर चुप रह गई, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्ञान की झलक दिखाई दी। ठीक है, मैंने मूल रूप से आपसे यह नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चूंकि आप टियानी सिटी आ चुके हैं, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को आगामी लड़ाई में मरने से बचाएं। ये सबसे तत्काल मामला है। अगर आपका भाग्य खराब है और लड़ाई में कुछ हो जाता है, तो आपको स्वाभाविक रूप से शैतानी घाटी की चिंता नहीं करनी होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मैं तियानी शहर लौटता हूं, तो मैं इस मामले को अपने दिमाग के पीछे रख दूंगा और इसके बारे में फिर से नहीं पूछूंगा। ये कहकर जायन ने एक आत्मनिंदक मुस्कान दिखाए। मार्शल अंकल के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब सॉन्ग नाम की महिला ने जायन की बात सुनी तो उसका हृदय थर्रा गया और उसने आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम किया। यह मार्गदर्शन से कम नहीं है। थोड़ा सोचने पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो शहर में प्रवेश करें। देर हो रही है। जायन ने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ हाथ हिलाया। जी, मार्शल अंकल। नीली रोशनी की धारा पूरी गति से शहर के फाटक की ओर उड़ती रही। ... कुछ दिनों बाद तियानी शहर के ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के शिविर में जायन एक गुप्त कमरे के बीच में पद्मासन क्रॉस लेग्ड लगाकर बैठा था, जिसके बाहर परतों में प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। वह अपने पीछे 5 से 6 मीटर लंबी एक विशाल तलवार पकड़े हुए था और उसका चेहरा ऐसा था मानो वह किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। तलवार अजीब बैंगनी और नीली लपटों से जल रही थी। वे जायन की बैंगनी शिखर लपटें, पर्पल एपेक्स फ्लेम्स और अजीब नीली लालटेन लपटें, अजूर लैंटर्न फ्लेम्स थीं। उस दिन जियारा के स्थान से लौटने के बाद जायन को लू ने कई नासेंट सोल खेतीबों से मिलवाया, जो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के साथ अच्छे संबंध रखते थे। अतीत में इस स्तर के खेतीबा से मिलना मुश्किल था, लेकिन अब केवल कुछ दिनों में जायन ने उनमें से दर्जनों को देखा था। यह एक दुर्लभ अनुभव था। इन खेतीबों को जायन की प्रतिष्ठा के बारे में पता था और वे उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे काफी अच्छे साथ निकले और यहां तक कि काफी अच्छी बातचीत भी हुई। हालांकि इन कुछ दिनों के बाद जायन ने तुरंत एक शांत कमरा ढूंढ लिया और पीले ड्रैगन पर्वत येलो ड्रैगन माउंटेन की लड़ाई की परेशानियों से निपटना शुरू कर दिया। ये वह नीली लपट थी जो लगातार नीली बांस बादल झूल तलवार अजूर बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म स्वॉर्ड पर जल रही थी। बैंगनी शिखर लपटें अपने संतुलन प्रभाव के कारण तलवार पर बिना किसी नुकसान के बनी रह सकती थीं। जायन को नहीं पता था कि यह हरी लालटेन लपट किस प्रकार की दुष्ट लपट थी, लेकिन इसकी शक्ति वास्तव में उसकी बैंगनी शिखर लपटों से कम नहीं थी। हालांकि जायन अपनी मात्रा के साथ इसे नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी इसे परिष्कृत करना एक सिरदर्द था। अगर इस लपट को खत्म नहीं किया गया तो न केवल वह नीली बांस बादल झूल तलवार का उपयोग करने में असमर्थ होगा, बल्कि आकाशीय बर्फ लपट सेलेस्टियल आइस फ्लेम और बैंगनी शिखर लपटें भी आसानी से दुश्मन पर हमला नहीं कर पाएंगी। जायन स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब जायन की नजर जलती रही क्योंकि वह तलवार को घूरता हुआ एक लंबी अवधि तक सोचता रहा। एक क्षण बाद उसने विशाल तलवार को हवा में उछाल दिया और उस पर एक नीली जादू की मुद्रा स्पेल सील मारी। विशाल तलवार तुरंत कमरे के ऊपर हवा में घूमी और फिर कई दर्जन छोटी उड़ने वाली तलवारों में बदल गई। जायन की एक सोच के साथ अधिकांश उड़ने वाली तलवारें दर्जनों नीली रोशनी में बदल गईं और सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। केवल एक उड़ने वाली तलवार धीरे धीरे नीचे उतरी और जायन के सामने रुक गई। जायन ने तलवार पर हरी बैंगनी लपटों को देखा और अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसने अचानक अपना मुंह खोला और एक बैंगनी लपट थूकी, जो सीधे उड़ने वाली तलवार की सतह पर प्रहार करती गई। तलवार से तुरंत बैंगनी लपटें फूट पड़ीं, जो शेष नीली लपटों को दबा रही थीं। फिर जायन ने अपने हाथ में एक जादू की मुद्रा सक्रिय की और उग्र बैंगनी प्रकाश ने नीली लपट को तलवार के एक सिरे पर मजबूर किया। जल्दी ही इसने इसे धीरे धीरे तलवार की नोक पर धकेल दिया, जो एक सोयाबीन के आकार के नीली रोशनी की एक छोटी गेंद में बदल गई। ये देखकर जायन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को चलाना शुरू किया, तेजी से तलवार पर विभिन्न रंगों की जादुई मुद्राओं इनकैंटेशन सील्स से प्रहार करते रहा। पलक झपकते ही तलवार पर बैंगनी लपटें और भी शक्तिशाली हो गईं, लहर दर लहर बनाते हुए जो नीली रोशनी के उस धब्बे पर भीषण रूप से दबाव डालती थीं। नीली लपटें तलवार की नोक पर लगातार थरथराती रहीं, मानो वे किसी भी क्षण बुझ सकती हों। हालांकि बैंगनी लपटों के दबाव के तहत नीली रोशनी का धब्बा धीरे धीरे चमकने लगा। चाहे बैंगनी लपटें कैसे भी सक्रिय की जाएं, ऐसा लग रहा था कि वे तलवार की नोक पर पैदा हुई थीं।
वे अविनाशी थीं। जायन की आंखों में चिंता की एक झलक आई और उसने अपने हाथ की मुद्राओं की गति बढ़ा दी। एक लंबी अवधि के बाद ये देखकर कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जायन का चेहरा बदसूरत हो गया। कुछ सोचने के बाद उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने एक हाथ उठाया। उसके सभी 5 उंगलियां और उसकी हथेली तुरंत चुभती हुई बैंगनी लपटों की एक परत से ढक गए। फिर जायन ने बिना संकोच किए अपनी उंगलियां बंद की और सीधे उड़ने वाली तलवार पर नीली लपट को दबाया। बिजली का मोती, लाइटनिंग बीड। जायन की 5 उंगलियां बहुत सटीक थीं। नीली रोशनी की एक चमक के साथ उसकी उंगलियों पर बैंगनी लपटें उसके चारों ओर लपेट गईं। हालांकि जायन को केवल अपनी उंगलियों के नर्म होने का एहसास हुआ। नीली लपट से एक विशाल शक्ति आई और उसकी 5 उंगलियां पीछे हट गईं। जायन चौंक गया, लेकिन एक विचार के साथ उसने हवा में पकड़ा और उसके हाथ में बैंगनी लपटें नीचे लपेट गईं। रोशनी उठी और नीली लपटें बैंगनी प्रकाश में लिपटी रहीं। जायन की भुजा नहीं हिली। उसकी 5 उंगलियों पर बैंगनी लपटें चौंधिया देने वाली थीं और हरी और बैंगनी प्रकाश आपस में उलझे हुए और टिमटिमाते रहे। ये कार्रवाई 1/4 घंटे तक जारी रही, इससे पहले कि जायन ने एक हल्की आह भरी। अपने हाथ के एक आकस्मिक हिलने से उसने अपनी 5 उंगलियों को हटा लिया और उसके हाथ पर बैंगनी लपटें तुरंत निशान के बिना गायब हो गईं। फिर उसने चमकती नीली लपटों को देखा और एक कड़वी मुस्कान हासो। यह अजीब लपट उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मुश्किल थी। हालांकि बैंगनी शिखर लपटें इससे लड़ सकती थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसे परिष्कृत करने के लिए यह बहुत कमजोर थीं। उस विचार के साथ जायन ने एक पल के लिए सोचा और अपना हाथ उठाकर अपने सामने उड़ने वाली तलवार की ओर इशारा किया। अचानक एक बंदरगाह की गड़गड़ाहट फट पड़ी, क्योंकि उड़ने वाली तलवार से सुनहरी बिजली की एक अंधी चाप निकली। जैसे ही बिजली की चाप प्रकट हुई, ये तुरंत फट पड़ी, अनगिनत पतले सुनहरे धागे में बदलकर नीली लपट की ओर उड़ गई। परिणामस्वरूप नीली रोशनी चमकी और सुनहरे धागे पूरी तरह से बीन के आकार की लपटों द्वारा अवशोषित हो गए, मानो वे मिट्टी के बैल समुद्र में प्रवेश कर रहे हों। इसके तुरंत बाद नीली लपटें एक अंडे के आकार तक फैल गईं। ये देखकर जायन की आंखों के गहरे में नीली रोशनी लगातार टिमटिमाती रही, क्योंकि वह सुनहरी बिजली को अवशोषित करने वाली नीली लपटों को घूर रहा था। उसका चेहरा अनिश्चित था। एक अज्ञात समय के बाद जायन ने एक हल्की सांस ली। उसकी आंखों की नीली रोशनी गायब हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हिचकिचाहट का भाव आ गया। एक पल बाद उसने सिर हिलाया और मन बना लिया। उसने अपना मुंह खोला और बैंगनी लपटों को अपने मुंह में खींच लिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। बैंगनी शिखर लपटों, पर्पल एपेक्स फ्लेम्स के दमन के बिना तलवार पर नीली लपटें उठीं और पूरी उड़ने वाली तलवार को ढांप लिया। जायन का मन तलवार से जुड़ा था और उसने एक भारी गुंजान निकाली। उसके चेहरे पर हरापन चमका, जिसमें दर्द का एक निशान था। हालांकि जायन ने तुरंत अपने शरीर में बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया और उड़ने वाली तलवार पर अपनी 10 उंगलियां चलाईं। हरी रोशनी चमकी और उसके हाथ से 10 से अधिक तलवार की ऊर्जा, स्वॉर्ड चीख निकली। दिव्य देव विनाशक बिजली, डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग द्वारा बनाई गई सुनहरी बिजली के समान नीली तलवार की ऊर्जा भी पूरी तरह से नीली लालटेन लपटों, अजूर लैंटर्न फ्लेम्स द्वारा अवशोषित हो गई। हालांकि जायन ने ऐसा कार्य किया मानो उसने इसे नहीं देखा। उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर लगातार घूमती रही और तलवार की ऊर्जा ने आग की ओर पतंगों की तरह नीली लपट पर प्रहार किया। उसकी जादुई शक्ति, मैजिक पावर तेजी से समाप्त हो रही थी। परिणामस्वरूप नीली लपटों ने तलवार की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया और भी अधिक शक्तिशाली हो गईं, मानो वे खुद को पोषण दे रही हों। जल्दी ही वे जायन के सामने एक चमकदार नीली अग्नि गेंद में बदल गए, जो भीषण रूप से जल रही थी। इस क्षण जायन की जादुई शक्ति 1/3 से अधिक समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अपने सामने विशाल अग्नि गेंद को देखकर जायन इसके बजाय मुस्कुराया। उसने अपने हाथ की तलवार की ऊर्जा को रोक दिया और अग्नि गेंद में उड़ने वाली तलवार की ओर इशारा किया। एक फूंफकार के साथ नीली बांस बादल झूल तलवार, अजूर बैम्बू क्लाउड्स, वॉर्म स्वॉर्ड आसानी से नीली लपटों से बाहर निकल आए। एक चक्कर लगाने के बाद यह जायन के हाथ में चली गई। जायन ने सिर झुकाकर अपने हाथ में नीली उड़ने वाली तलवार को देखा। यह असाधारण रूप से पारदर्शी थी और इस पर नीली लपटें पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका, जैसा कि अपेक्षित था। हालांकि यह लपट अतुलनीय रूप से चमत्कारी है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति निगल सकती है वह स्पष्ट रूप से सीमित है। इसने बहुत अधिक हरिसार तलवार ऊर्जा, ग्रीन एसेंस स्वॉर्ड चीक को अवशोषित कर लिया है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जायन ने मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथों को एक साथ लाया और रोशनी की एक चमक के साथ उड़ने वाली तलवार उसकी हथेली में गायब हो गई। इस क्षण जायन ने अपने सामने हरी अग्नि गेंद को देखा और उस पर अपनी उंगली से हल्का स्पर्श किया। उसमें अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय, स्पिरिचुअल सेंस की एक किरण भेजी। नीली अग्नि गेंद कांपने लगी और धीरे धीरे घूमने लगी। उसके ऊपर नीली रोशनी थिरक थिरक कर जलने लगी।
जायन ने भौहें उठाईं और अपनी दिव्य इंद्रिय डिवाइन सेंस को सक्रिय किया। नीली अग्नि गेंद लगातार डगमगाने लगी, लेकिन लंबे समय के बाद वह एक सुस्त तरीके से 3 मीटर दूर उड़ गई। ये देखकर जायन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और खुद से बड़बड़ाया। यह नीली लपट इतनी शक्तिशाली थी कि इसे छोड़ना स्वाभाविक रूप से एक बर्बादी होगी। हालांकि वह इस लपट को जबरदस्ती सक्रिय करने में सक्षम था क्योंकि इसने हरिसार तलवार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह अपनी खेती तकनीक कल्टिवेशन टेक्निक के कारण ऐसा करने में असमर्थ था। आखिरकार ये लपट ऐसी नहीं थी जिसे उसने परिष्कृत किया था, इसलिए उसके लिए इसे उतना ही स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था जितना वह आकाशीय बर्फ लपट, सेलेस्टियल आइस फ्लेम और बैंगनी शिखर लपटों को करता था। जायन की भौहें कसकर बंध गईं क्योंकि वह हरी अग्नि गेंद को घूरता रहा और सोचता रहा। अचानक उसने एक हाथ बढ़ाया और अपनी कमर पर भंडारण पाउच, स्टोरेज पाउच पर दबाया। सफेद रोशनी चमकी और जैद सफेद पसली की हड्डी का एक छोटा टुकड़ा और एक छोटी पीली बोतल उसके हाथ में प्रकट हुई। ये वह जेड स्लिप थी जिसमें प्रोफाउंडियन ग्रंथ, प्रोफाउंडियन स्क्रिप्चर दर्ज था और जादू का उपकरण, मैजिक टूल, जिसका उपयोग वह राक्षस जानवर की आत्मा को अवशोषित करने के लिए करता था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और काली क्या ब्लैकची की एक गेंद बाहर उड़ गई। जायन की 5 उंगलियों ने हवा में काली क्या को पकड़ा। तुरंत काली क्या उसकी हथेली में प्रवेश कर गई। फिर एक विचार के साथ काली गेंद तुरंत उसकी दूसरी हथेली में पसली की हड्डी पर कूद गई। पसली की हड्डी तुरंत काली हो गई और उसके हाथ से तैरने लगी, एक हल्की हिमीलकारी काली रोशनी, ग्लेशियल ब्लैक लाइट छोड़ते हुए। जायन ने यह देखकर अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को उसमें डुबो दिया और प्रोफाउंडियन ग्रंथ की सामग्री को जल्दी से ब्राउज करने लगा। उसने एक नज़र में कुछ खोजना शुरू किया। जब जायन ने यिन अग्नि बिजली, यिन फायर लाइटनिंग के 3 शब्द देखे तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी गति धीमी कर दी और सामग्री को सावधानीपूर्वक पढ़ना शुरू किया। यिन अग्नि बिजली सुनने में काफी साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में ये हेवनवाइड कॉप्स फायर के समान स्तर का अस्तित्व था। हालांकि यह एक राक्षसी गुप्त तकनीक नहीं थी, बल्कि बिजली के मोतियों, लाइटनिंग बीड्स को परिष्कृत करने की एक गुप्त तकनीक थी। यह उस स्वर्गीय बिजली के बीज, हेवनली लाइटनिंग सीड के समान प्रकार का खजाना था जो जायन ने पहले प्राप्त किया था। बेशक प्रोफाउंडियन ग्रंथ के विवरण के अनुसार एक बार जब यिन अग्नि बिजली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया जाता है तो इसकी शक्ति आश्चर्यजनक होती है। विनाशकारी शक्ति के मामले में यह हेवनवाइड कॉप्स से भी अधिक शक्तिशाली था। सिद्धांत ये था कि प्रोफाउंडियन आर्ट्स से शुद्ध यिन लपटों की एक बड़ी मात्रा को दबाया जाए, फिर उसमें कुछ बिजली की शक्ति और अन्य सामग्रियों को मिलाया जाए, कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करके उन्हें ठोस और स्थिर किया जाए। जब दुश्मन के खिलाफ उपयोग किया जाता है तो यह एक साथ इसके भीतर की यिन अग्नि और बिजली को सक्रिय कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट होता है जो दुश्मन को घायल करता है। दुर्भाग्य से बिजली का मोती एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु, वन टाइम कंज्यूमेबल था। न केवल इसमें कई प्रतिबंध थे, बल्कि इसे परिष्कृत करना भी बहुत परेशानी भरा था। इसमें सफल होना अत्यंत कठिन था। केवल ऐसे खेतीबर जो बिजली गुण, लाइटनिंग एट्रीब्यूट की आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे ही इसे परिष्कृत कर सकते थे। इस तरह जेनिथ यिन की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि बोनसेज ने भी कभी ऐसी चीज का परिष्करण नहीं किया था। जब जायन ने पहली बार यिन अग्नि बिजली की परिष्करण विधि देखी तो उसने इस गुप्त तकनीक पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वह दिव्य देव विनाशक बिजली, डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसे कोई रहस्यमय यिन तकनीक नहीं पता थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ दिया था। उसने केवल प्रोफाउंडियन ग्रंथ से यिन शैतान निष्पादन, यिन डेविल एग्जीक्यूशन और कुछ अन्य आसानी से सीखने वाली गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया था। जैसे ही वह नीली लपट के कारण सिरदर्द महसूस कर रहा था, उसे अचानक गुप्त यिन अग्नि बिजली परिष्करण तकनीक का ध्यान आया। गुप्त यिन अग्नि बिजली, यिन फायर लाइटनिंग परिष्करण तकनीक मूल रूप से यिन अग्नि बिजली को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती थी और सफलता की दर कम थी। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत कम खेती कल्टिवेटर्स थे जो बिजली को नियंत्रित कर सकते थे। परिणामस्वरूप खेती की दुनिया में बहुत कम लोगों ने इस वस्तु का परिष्करण किया। भले ही किसी ने कभी कभी कुछ का परिष्करण किया, वे जल्दी ही खत्म हो जाते थे क्योंकि वे उपभोग्य वस्तुएं, कंज्यूमेबल्स थीं। जायन को अभी भी रहस्यमय यिन तकनीक, मिस्टिक यिन टेक्निक नहीं पता थी, लेकिन अपने वर्तमान ज्ञान और खेती के साथ उसे प्रोफाउंड यिन ग्रंथ, प्रोफाउंड यिन स्क्रिप्चर की हर चीज की नकल करने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक वह बिजली के मोतियों, लाइटनिंग बीड्स की परिष्करण विधि में थोड़ा बदलाव करता, वह मौजूदा नीली लपटों, अजूर फ्लेम्स का उपयोग करके अन्य बिजली के मोतियों का परिष्करण कर सकता था। यह कोई बर्बादी नहीं थी। आखिरकार नीली लपटों की शक्ति बैंगनी शिखर लपटों, पर्पल एपेक्स फ्लेम्स से कम नहीं थी, और इनसे परिष्कृत बिजली के मोती निश्चित रूप से मूल यिन अग्नि बिजली से कमजोर नहीं होंगे।
अतीत में उसने आकाशीय बर्फ लपटों, सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स या यहाँ तक कि बैंगनी शिखर लपटों का उपयोग करके बिजली के मोतियों को परिष्कृत करने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि इन दो प्रकार की आत्मा लपटों की मात्रा बहुत कम थी, वह उन्हें दुश्मनों के खिलाफ भी उपयोग करने में बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करता था। इस वजह से उसने इस विचार को अपने दिमाग के पीछे रख दिया था। अब जबकि नीली लपटों को अवशोषित या हटाया नहीं जा सकता था, तो उन्हें बिजली के मोतियों में परिष्कृत करना एक शानदार विचार था। निकट भविष्य में ये वस्तु उसके दुश्मनों के खिलाफ एक तीक्ष्ण हथियार, अनसाइसिव वेपन बन जाएगी। मन बना लेने के बाद जायन ने तुरंत अन्य वस्तुओं के लिए अपने भंडारण पाउच, स्टोरेज पाउच में खोजबीन की। बिजली के मोतियों को परिष्कृत करने की सामग्री के संबंध में वह उन्हें अपने पाउच से ही इकट्ठा करने में सक्षम था। ये कोई दुर्लभ वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि रसायन विज्ञान, एल्केमी और हथियार परिष्करण, वेपन रिफाइनमेंट के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थीं। जायन ने उनमें से कुछ की तैयारी भी की थी। इस तरह उसने वस्तुओं को एक एक करके निकाला और अपने सामने रख दिया। फिर उसने टिमटिमाती हुई अग्नि गेंद का सामना गंभीर अभिव्यक्ति के साथ किया और अपने हाथ उठाए। उसकी हथेली से सुनहरी बिजली की दो चापें निकलीं और नीली अग्नि गेंद पर प्रहार किया। ... ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के शिविर के मुख्य हॉल में लुलुओ एक कुर्सी पर भावशून्य चेहरे के साथ निश्चल बैठा था। उसके सामने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के कई कोर फॉर्मेशन खेतीबा खड़े थे। लाल वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी और सॉन्ग नाम की महिला भी उनमें शामिल थी, लेकिन वे थोड़ी चिंतित दिख रहे थे। मार्शल भतीजी डुएन, तुम्हारे मार्शल अंकल जायन कितने दिनों से एकांत में सेक्लूजन हैं? लुलुओ ने अचानक उदासीनता से पूछा। मार्शल अंकल को रिपोर्ट करता हूँ। मार्शल अंकल जायन मौन कक्ष में 2 महीने से अधिक समय से हैं। छोटी बहन सॉन्ग और मैं कमरे के बाहर पहरा दे रहे हैं। मार्शल अंकल जायन कभी बाहर नहीं आए। लुलुओ ने एक सांस ली और बड़बड़ाया, हाँ, जब तुम्हारे मार्शल अंकल जायन एकांत में गए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि वह आगामी लड़ाई के लिए कुछ तैयारी करना चाहते हैं और हमें आसानी से उनकी एकांत साधना में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि सभी मौलान खेतीबा मौलान कल्टिवेटर्स आ चुके हैं और हलचल शुरू करने लगे हैं। उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं और उन खेतीबों ने सभी ने तुम्हारे मार्शल अंकल जायन को उपस्थित होने का अनुरोध किया है, लेकिन मैंने इसे बहाना बनाकर अस्वीकार कर दिया। हालांकि अब जबकि 3 महान खेतीबा 3 ग्रेट कल्टिवेटर्स तियानी शहर तियानी सिटी में एकत्र हो चुके हैं, उन्होंने भी एक पत्र भेजकर कल के लिए तुम्हारे मार्शल अंकल जायन से मिलने का अनुरोध किया है। इस बार इस बैठक में केवल मध्य नासेंट सोल खेतीबों को ही भाग लेने की अनुमति है। ये स्पष्ट है कि तुम्हारे मार्शल अंकल जायन कितने महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अस्वीकार करना आसान नहीं है। मार्शल अंकल लू के शब्दों को सुनने के बाद हॉल में अन्य लोगों ने कड़वी मुस्कान दिखाए। एक पल के हिचकिचाहट के बाद खेतीबा सॉन्ग के चेहरे पर चिंता का भाव आया और उसने कहा, मार्शल अंकल जायन जरूर एक महत्वपूर्ण क्षण पर एकांत में होंगे। अगर हम उन्हें जल्दबाजी में परेशान करते हैं तो क्या मार्शल अंकल के प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे? एक छोटी मूंछ वाले एक मध्यम आयु वाले खेतीबा ने हिचकिचाते हुए कहा, यह इसीलिए है कि मार्शल अंकल लू ने उन्हें बार बार अस्वीकार किया। हालांकि अगर मार्शल अंकल जायन कल की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो मुझे डर है कि अन्य लोगों का क्या? ठीक उसी क्षण हॉल के बाहर से एक हल्की आवाज अचानक गूंजी। ये जोर से नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सबके कानों में पहुंच गई। लू ये सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पुराना शैतान क्लाउड ड्यू, ओल्ड डेविल क्लाउड ड्यू। आवाज के साथ जायन हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ और शांत अभिव्यक्ति के साथ अंदर चला आया। छोटे भाई जायन, आप आखिरकार एकांत से बाहर आए। ये बहुत अच्छा है। जब अन्य खेतीबों ने झुककर जायन को नमस्कार किया तो लुलुओ मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। मैं पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। मैं मूल रूप से अपनी एकांत साधना जारी रखना चाहता था, लेकिन मुझे मौलान लोगों की चिंता थी, इसलिए मैं पहले एक नज़र देखने बाहर आया। ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर बाहर आया, जायन ने हंसते हुए कहा। ही लगता है कि आपने भी सुना है कि उन मार्शल भतीजियों ने क्या कहा था। हालांकि हाल ही में आपसे मिलना चाहने वाले काफी लोग हैं। मुझे कुछ और की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप कल 3 महान खेतीबों द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। आखिरकार हमारा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट इस बार पूरी तरह से मदद कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि हमारे संप्रदाय के शिष्यों को बहुत अधिक हताहत हों। प्रभारी लोगों की बात सुने और मुझे बताएं कि वे इस लड़ाई की कैसे योजना बना रहे हैं ताकि मुझे कुछ आश्वासन हो सके, लुलुओ ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। चूंकि मुझे इसके बारे में पता है, मैं कल जरूर देखने जाऊंगा। मैंने 3 महान खेतीबों के बारे में भी बहुत समय से सुना है। मैं कल की बैठक का इंतजार कर रहा हूँ। जायन ने सहमति दी। जायन के जवाब ने लुलुओ को बहुत खुश कर दिया। उसने तुरंत जायन के साथ पिछले 2 महीनों में घटित कुछ चीजों के बारे में बातचीत की।
जादू योद्धाओं स्पेल वॉरियर्स ने सीमा पर कई महान सरणियों ग्रेट फॉर्मेशंस पर हमला शुरू कर दिया है। जायन ने लू लुओ के शब्दों को सुनकर अपना चेहरा तोड़ते हुए दोहराया। बिल्कुल सही, वास्तव में ये केवल 3-4 दिन पहले हुआ है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुए, लेकिन यह एक संकेत था कि मौलान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लू लुओ ने गहरे स्वर में कहा। जायन की आंखें चमकी और उसने धीरे धीरे पूछा, मौलान लोग अपनी तैयारी से लगभग कर चुके हैं। हमारी जनशक्ति की व्यवस्था कैसी है? अब समय हो गया है, लू लुओ ने समझाया। हम मौलान लोगों से अलग हैं। हालांकि मौलान जादू योद्धा विभिन्न जनजातियों के हैं और काफी अराजक हैं, लेकिन उनके पास दक्षिणी आकाश क्षेत्र की तरह इतने बड़े और छोटे संप्रदाय नहीं हैं। उनकी खेती तकनीकों की विशेषताओं, उनके जादुई खजानों मैजिक ट्रेजर्स की शक्ति और यहां तक कि उनकी खेती के आधारों की मात्रा के आधार पर टीमें बनाना बहुत अधिक परेशानी भरा है। इसके अलावा मौलान लोग इस आक्रमण के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने के लिए हमारे लिए वाकई थोड़ा देर हो चुकी है। हालांकि यह एक अच्छी बात है कि 4 महान गुट 4 ग्रेट फैक्शंस अभी भी एकजुट हैं और उन्होंने अपनी अधिकांश तैयारी पहले ही कर ली है। भले ही हम युद्ध तुरंत शुरू करें, तो भी हमारे पास मौका हो सकता है। अगर ऐसा है तो युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है, जायन ने अपनी नाक छुई और उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा। लू लुओ ने एक सांस ली और असहाय भाव से कहा, यह सबसे अधिक संभावना सही है। अन्यथा 3 महान खेतीबर इतनी जल्दी एकत्र नहीं होते और कल की बैठक इतनी जल्दी नहीं बुलाते। मध्य नासेंट सोल खेतीबर हमारे दक्षिणी आकाश क्षेत्र में सबसे शीर्षस्थ अस्तित्व हैं। जायन और लू लुओ के बीच चर्चा को सुनकर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के 2 एल्डर्स हॉल में अन्य खेतीबर अनजाने में गंभीर हो गए। हालांकि जायन ने अचानक विषय बदल दिया और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के शिष्यों की हाल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। लू लुओ और अन्य लोगों ने जायन को हर चीज विस्तार से बताई।